फिर से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसका विषय है जर्नलिज्म, मीडिया एवं पत्रकारिता। पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी संपत्ति है, जो बेजुबान लोगों की आवाज़ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूज़ मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े संस्थान नागरिकों को सार्वजनिक सूचना देने, किसी मुद्दे पर लोगों की आम राय जानने और बहस के शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें प्रेस को अक्सर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पत्रकारों को असहनीय यातनाओं से भी गुजरना पड़ता है और कभी कभी कुछ न होने वाले हादसों का शिकार भी होना पड़ता है। प्रेस की स्वतंत्रता का काफ़ी बार उल्लंघन हो रहा है, ऐसा आज के भारत में हम कई बार देख पा रहे हैं। और पत्रकारिता भारत का एक सबसे खतरनाक व्यवसाय बन चुका है, ऐसा कहने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। और क्या होगा भारत के पत्रकारिता का भविष्य, वो आने वाले दशक में, वो हम जानेंगे आज के हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट की ओर से, और साथ में और भी कई गहन मुद्दों पर बात करेंगे। तो मीडिया एंड जर्नलिज्म के हमारे आए हुए मेहमानों को मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अजीत भारती जी को। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। श्री अजीत भारती जी, ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड वंस अगेन इनका इंट्रो मैं दे दूं। वो कहते हैं, जो कहूँगा सच कहूँगा, और किसी ने बोला था आज ही कहूँगा। तालियों के साथ स्वागत करें अजीत भारती जी का। अगले हमारे पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी नुपुर शर्मा जी को ऑन द स्टेज। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे मंच के ऊपर। नुपुर शर्मा जी, शी इज़ एडिटर इन चीफ ऑफ ओपी इंडिया। ज़ोरदार तालियों के साथ नुपुर शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हमारे अगले पैनलिस्ट है सुमित अवस्थी जी। He is a journalist and consulting editor at NDTV and also work with many known news channels like ABPN News, News 18 India, Z News, आज तक एंड इंडियन एक्सप्रेस। हमारे अगले स्पीकर है राहुल रोशन जी, जो है ओपी इंडिया चीफ एंड सीनियर जर्नलिस्ट। तालियों के साथ इन सारे महानुभावों का हम स्वागत करेंगे ऑन द स्टेज। हमारे अगले पैनलिस्ट है दीपिका नारायण भारद्वाज। शी इज़ एन एक्टिविस्ट, फिल्म मेकर एंड जर्नलिस्ट। तालियों के साथ इन सारे मेहमानों का, अतिथिगणों का, पैनलिस्ट का हम यहाँ मंच के ऊपर स्वागत करते हुए सबसे पहले अजीत भारती जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी वैरागी पवार एंड युक्ति राठी को। तालियों के साथ लेट्स वेलकम एवरीबॉडी हियर वंस अगेन। सागर कुमार जी सुदर्शन न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं। मेवात दंगों में जेहादी के बीच में जाकर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं ये, और बाबू बजरंगी एंड मोनू मानेसर को पूरा सपोर्ट करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नुपुर शर्मा जी का सम्मान करने के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी विनीत राजपूत एंड मोनिका राजपूत को, और उनके बाद सुमित अवस्थी जी का सम्मान करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी धीरेन्द्र कुमार एंड अमित कुमार द्विवेदी जी को। सुमित अवस्थी जी का स्वागत करेंगे धीरेन्द्र कुमार एंड अमित कुमार द्विवेदी, और उनके बाद राहुल रोशन जी का स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूँगी प्रशांत पाठक जी एंड अनीता भावसर जी को। राहुल रोशन जी के सम्मान के लिए मंच ऊपर है प्रशांत पाठक जी एंड अनीता भावसर जी, और उनके बाद दीपिका नारायण भारद्वाज जी का स्वागत करने के लिए मैं मंच ऊपर बुलाना चाहूँगी साक्षी शर्मा जी एंड राज शुक्ला जी को। साक्षी शर्मा जी एंड राज शुक्ला जी, और हमारे मॉडरेटर श्री सागर कुमार जी का सम्मान करने के लिए अमित मिश्रा जी एंड सृष्टि गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वेल अपॉलॉजीज, मेरे पास जो प्रिंट है उसमें थोड़ा इधर उधर हुआ है। सो हमारे मॉडरेटर जो है वो दीपिका भारद्वाज जी हैं, आई एम सो सॉरी, एंड सागर कुमार जी हमारे पैनलिस्ट है। वंस अगेन आई एम सॉरी, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन माई पेपर। आई वुड लव टू लिसन यू मैम। सो शुरू करते हैं आप सबकी तालियों के साथ।
आज का अगला सेशन मीडिया एवं पत्रकारिता। नमस्कार आप सभी को और थैंक यू सबसे पहले तो सूरत लिटरेरी फाउंडेशन को हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। मेरा पर्सनली पहली बार है सूरत में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और गोपाल जी और उनकी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और हालांकि लंच के बाद का सेशन है बट मैं कोशिश करूँगी कि जितना इसको एंगेजिंग रख सकूँ तो। और पहले सेशन की डिस्कशंस होंगी और उसके बाद हम लोग फिर ऑडियंस के क्वेश्चंस भी लेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ माय पैनलिस्ट। मैं एक पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे सामने बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं तो इनसे प्रश्न पूछने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही है बट आई होप आई विल बी एबल टू डू माय जॉब एज अ मॉडरेटर। आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही करंट जो चीज़ है वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगी आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक द ओपिनियन ऑफ ऑल ऑफ यू ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। अभी जो लेटेस्ट वो हुआ है, हालांकि हम लोग कहते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे राइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सुपीरियरली अपहोल्ड करते हैं हम लोग, खासकर जब लेफ़्ट की बात आए तो लड़ते हैं वो लोग बहुत। लेकिन एट प्रेजेंट वी आर इन टाइम्स व्हेन एक लिस्ट निकाली गई है कुछ जर्नलिस्ट्स की जिनको बॉयकॉट कर दिया गया है एक की पूरी अलायंस ने, INDIA जो अपने आप को कहते हैं। तो आप सबसे जानना चाहूँगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली क्या मायने हैं और आपका क्या कहना है उसके बारे में। अच्छा, नमस्कार सूरत, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और पहली बार सूरत आया हूँ और लग नहीं रहा कि पहली बार आया हूँ, तो अपना बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सवाल दीपिका जी ने मुझसे पूछा है, सवाल में बहुत से चीज़ें छुपी हुई हैं। इसका जवाब एक लाइन में अगर देना चाहूँ तो मैं लोकतंत्र में किसी भी तरह की बंदिश के खिलाफ हूँ। कोई भी बैन, कोई भी प्रोहिबिशन, कोई भी रोक, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो ठीक नहीं है। पर क्योंकि इस प्रोफेशन में बिताए हुए करीब 26-27 साल हो गए दीपिका, और हमने भी बहुत कुछ देखा है, और जिन लोगों के साथ ये हुआ या जिनके साथ नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा जिनके साथ नहीं हुआ उनके साथ गलत हो गया क्या या जिनके साथ हुआ उनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया क्या। जोक्स अपार्ट, लेकिन इसका सवाल का जवाब एक लाइन में यही हो सकता है कि लोकतंत्र पे बंदिश नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप उसकी निटी-गिटीज़ में जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं पिछले 26-25 जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। अतीत की घटनाएं भी बहुत सारी हुई हैं जो हम सब जानते हैं। अगर मैं 30, 40, 50, 60, 70 पीछे जाऊँ, 70 साल पीछे जाऊँ जर्नलिज्म में, तो भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। पर वो सब कह के मैं आज की इस घटना को छोटा नहीं करूँगा। मौका है सबको इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में, इस फैसले के संदर्भ में अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। जिन्होंने ये फैसला लिया क्या वो ठीक कर रहे हैं, और जिनके लिए ये फैसला लिया क्या उन्होंने ठीक किया था। इट्स लाइक दिस। मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा। थैंक यू। मैं भी सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद दूं कि खाने के बाद भी आप लोग बैठे हैं, सोए नहीं हैं सुनने के लिए यहाँ पर। तो कोशिश रहेगी कि आपने जो इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है वो उसको हम जस्टिफाई कर पाएँ। तो मेरा तो खैर देखिए, इन प्रिंसिपल मेरा मानना है कि अगर कोई किसी का बॉयकॉट करता है या कोई किसी से बात नहीं करना चाहता तो वो उसका भी फ्रीडम है। प्रेस की तो फ्रीडम अपनी है ही, और कोई अगर नहीं करना चाहता, कोई बॉयकॉट किसी से बात नहीं करना चाहता तो उसका भी फ्रीडम है। जैसा कई लोगों ने कहा था कि बीजेपी ने भी तो NDTV का थोड़े दिनों के लिए ही सही लेकिन बॉयकॉट किया था। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी, सिर्फ बॉयकॉट की जब आप बात करते हैं, वो तो गांधी जी भी करते थे एक तरीके से, तो इस तरीके का कहा जा सकता है। लेकिन वो समझना होगा कि ये बॉयकॉट वगैरह नहीं चल रहा। इन्होंने एक लिस्ट बनाई है 14 लोगों की। ये बॉयकॉट का क्या मतलब होता है? आपके तो पूरा मीडिया अभी भी आपका ही है। आप जो चाहें आप उनके सामने कुछ बोल दीजिए ना। आप उन्हीं के शो में जाके उन्हीं को धमकाते हैं कि कल को हमारी सरकार आ जाएगी तो सोचो क्या होगा।
रोहित सरदना की मौत हो जाती है तो आप सही में आपके लोग सच में उत्साह मनाते हैं। इस तरह की जब आप बातें करते हैं और उसके बाद आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप तो असहाय और वो हैं और आप सिर्फ बॉयकॉट कर रहे हैं, वो दिखावा है। ये बॉयकॉट नहीं कर रहे, इन्होंने एक लिस्ट बनाई है, जैसे नाजी लोगों ने लिस्ट बनाई थी कि ये 14 लोग हैं, ये हमारे आज ये निशाने पे हैं, कल को तुम्हारा नाम इसमें न जुड़ जाए। ये बॉयकॉट का लिस्ट नहीं है, ये धमकी का लिस्ट है, ये हिट लिस्ट है। तो वो समझना होगा बॉयकॉट करने का क्या मतलब है, इनके किस बात से ये डर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सारे जो ये 14 लोग हैं ये आपकी बात नहीं करते, ये बायस्ड हैं, तो आपके उनके मुंह पे बोल दीजिए ना। डोनाल्ड ट्रंप कैसे करता था, यू आर फेक न्यूज़, आप वो कर दो, आप उनके सामने बोल दो, और आप करते हो। हमने कांग्रेस के कई सारे प्रवक्ताओं को देखा है कि कई सारे जर्नलिस्ट के शो में जाकर और धमकियां देते हैं बाकायदा कि वापस आए तो आप सोच लो क्या होगा। अब जो ऑफिशियल्स हैं उनको धमकियां देते हैं। तो इनके ये डर, और ये डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, इन्होंने एक लिस्ट निकाली है डराने के लिए। और वो समझना होगा कि वो, और जर्नलिज्म में ये एक चीज़ नई आई है कि आप खुलेआम डरा रहे हो। पहले तो चलो आप हर पक्ष का हर कोई सत्ता या जिसके पास थोड़ी सी भी पावर हो, चाहे वो सत्ता का पावर हो या पैसे का पावर हो, वो मीडिया को डराने का, उसकी आर्म ट्विस्टिंग करने का आज से नहीं, सुमित जी भी बता सकते हैं, खुल के भी बता सकते हैं, इशारों में भी बता सकते हैं, ये सब चलता रहा है। तो ये डराने का वही है, और ये मैं तो कहूँगा ये सबसे विभत्स रूप है अब तक का, जो डराने का जो ये तरीका रहा है कि आपने एक हिट लिस्ट जारी की है कि अभी तो ये 14 ही हैं, बाकी लोग संभाल जाओ। ये बाकियों के लिए एक वो है, ये कोई बॉयकॉट वगैरह नहीं है। मेरी तो यही रहेगी इस मामले में। सुमित जी और राहुल जी ने दोनों ने एक्सप्लेन कर ही दिया इस विषय को किस तरह से, मेरा भी उसी तरह से है। इस पे 10 सेकेंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी जो ये पूरा गैर भाजपा वाला समूह है, इंडिया अलायंस या जो भी जिसको कहना कहे, उसका पूरा का पूरा मतलब आरोप ये जिस बात का विपक्ष पे लगाते हैं, अपने विपक्ष पे, भाजपा पे, एग्जैक्टली वही सारे काम ये संस्थागत तरीके से अभी कर रहे हैं। फांसीवादी होने की बात करते हैं, फांसीवादी कौन है? ममता नहीं है, स्टालिन नहीं है, या कर्नाटक में भी जो सरकार है सिद्धारमैया नहीं है, या भगवंत मान नहीं है, केजरीवाल नहीं। इन सब के जगहों पे देखिए जर्नलिस्टों के ऊपर केवल मतलब प्रतिबंध या बॉयकॉट नहीं, रैंडम केसेस चलाए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कोई कार्टून बनाया उसको जेल में डालेंगे, इस तरह की बातें। तो मूलतः वही है कि गोएबल्स के जितने मतलब पॉइंटर्स थे मीडिया मैनेजमेंट को लेके प्रोपेगेंडा के लिए, ये लोग सारे वो पॉइंटर्स फॉलो करते हैं और एकदम टू द टी, एकदम वर्बटिम फॉलो कर रहे हैं और उसका आरोप लगाते हैं भाजपा पे। तो ये वही हो गया कि जब आप नंगे हो चुके हैं तो उसके बाद और उतारने के लिए बचा क्या? तो अब नाच रहे हैं नंगा होके, और कुछ नहीं है। मैं राहुल से और अजीत से सहमत हूँ, लेकिन एक ये भी बात है कि शायद ये कांग्रेस अलायंस, INDIA अलायंस, इन्होंने जो बॉयकॉट किया है उसको हमें एक पॉजिटिव तरीके से भी देखना चाहिए। आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट्स हैं, उनको मैं, कई को मैं जर्नलिस्ट नहीं बोलूँगी, जो भी है वो अपनी ओपिनियंस देते हैं टेलीविज़न पे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं वो आज तक अपना झूठ और अपना एजेंडा न्यूट्रलिटी के पीछे छुपकर कर रहे थे। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो न्यूट्रल हैं, अगर वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल है, जबकि उनका पक्ष बहुत सामने सामने और बहुत क्लियरली दिखता था कि वो एंटी हिंदू बात कर रहे हैं। लेकिन इस बॉयकॉट के बाद द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन वेरी क्लियरली। देयर इज़ नो स्पेस फॉर न्यूट्रलिटी एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर द प्रीटेंस ऑफ न्यूट्रलिटी। ये जो जर्नलिस्ट नाटक करते हैं कि हम बड़े न्यूट्रल हैं, हम पीड़ितों की बात करते हैं। कौन से पीड़ित की बात करते हैं आप शर्जील इमाम के लिए उठ के और उमर खालिद के लिए उठ के, जिन्होंने नारे लगाए थे हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ, दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स में उनका हाथ था, आप उनके हित में बात करते हैं तो आप न्यूट्रल हो गए।
न्यू वायलेंस में हिंदुओं को मारा गया, आप हिंदुओं के खिलाफ हो गए, आपने ये बोला कि मुसलमान असली विक्टिम है तो आप न्यूट्रल हो गए। दिल्ली राइट्स में अंकित शर्मा को आप भूल गए। अंकित शर्मा को बोल रहे हैं ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ when he was stabbed so many times that his intestines were lying outside his body. दिलबर नेगी को आप बोलते हैं कि वो मॉब वायलेंस में मर गए, जबकि उनके हाथ पांव काट के उनको जिंदा जला दिया गया था। ये न्यूट्रलिटी होती है। नाउ द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन वेरी क्लियरली। जो बॉयकॉट किए गए हैं उनको भी ये समझना चाहिए, और जो नहीं बॉयकॉट किए गए हैं उनको भी ये समझना चाहिए दैट अब ये बीच का मामला चलेगा नहीं। द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, यू आइदर स्पीक द ट्रूथ or you are with those people who want to eradicate Sanatan Dharma, who give calls, genocidal calls against Hindus, who turn the victims into perpetrators, the perpetrators into victims, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के साथ खड़े हैं, जो हिंदुओं की कब्र खुदेगी के साथ खड़े हैं, जो खिलाफत 2.0 के साथ खड़े हैं, जिनको दिल्ली एंटी हिंदू राय जो दंगे हुए थे उनमें उनको एंटी मुस्लिम पोग्राम दिखता है, आप उनके साथ खड़े हैं। न्यू में हिंदू जा रहे थे जल अभिषेक यात्रा करने के लिए, उनके ऊपर पत्थर मारे गए, एसिड बॉटल्स मारे गए, गोलियां चलाई गई, आप उनके साथ खड़े हैं। न्यूज़ इज़ नो लॉन्गर अबाउट डीडी, वो जो दूरदर्शन पे हम जैसे देखते थे जब मैं बच्ची थी कि एक शीट लेके वो पढ़ती जा रही हैं कि आज क्या क्या हुआ। दैट इज़ नॉट न्यूज़। न्यूज़ इज़ नॉट अबाउट जस्ट टेलिंग द पीपल कि आज भारत में क्या हुआ, एंड न्यूज़ इज़ सर्टनली नॉट अबाउट टू साइड्स। आज अगर मैं अलकायदा के खिलाफ बोल रही हूँ तो मेरी न्यूट्रलिटी का प्रमाण ये नहीं है कि मैं अलकायदा से जाके पूछूंगी कि भाई आप ऐसे क्यों हैं। अगर मैं न्यूज़ दिखा रही हूँ कि दिल्ली एंटी हिंदू दंगे में उमर खालिद ने किस तरह से हिंदुओं को मारने का मुहिम चलाया, ताहिर हुसैन ने किस तरह से अपने चार्जशीट में ये बोला है अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कि वो काफिरों को सबक सिखाना चाहते थे, तो न्यूट्रलिटी की परिभाषा ये नहीं होती है कि मैं ताहिर हुसैन को जाके पूछूं भैया आप काफिरों से इतना नफरत क्यों करते हैं, आप रीज़न बताइए, हम भी आपके पक्ष को समझेंगे। दैट इज़ नॉट न्यूट्रलिटी एंड दैट इज़ नॉट जर्नलिज्म। सो आज जो बॉयकॉट हुए हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो चाहें या ना चाहें वो ब्रांड हो चुके हैं, और जब ब्रांड हो ही चुके हैं, अगर उनमें से कुछ अभी तक सत्ता के वजह से कुछ थोड़ा इधर उधर प्रिटेंड भी कर रहे थे कि वो हिंदुओं के हित में बोल रहे हैं, उनके हित में अब ये है कि वो कंटिन्यू करें हिंदुओं के हित में बोलना। और जो बॉयकॉट नहीं हुए हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनके जो हीरोज़ हैं शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक जर्नलिस्ट के टेबल पे तो ओसामा बिन लादेन का एक स्टैचू भी रखा हुआ था, एक फ़ोटो रखा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे के सारे जो पत्रकार हैं दे हैव ऑल्सो चोजन देयर साइड्स। एज़ फॉर द ऑडियंस, एज़ फॉर द न्यूज़ कंज्यूमर्स, सबसे बढ़िया स्टेप सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ये ही हुआ है, क्योंकि अब जब आप न्यूज़ कंज्यूम करेंगे आपको पता है कि उदयनिधि स्टालिन इस जर्नलिस्ट के खिलाफ है, मतलब इस जर्नलिस्ट को हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी जो फॉरेन में जाकर ये बोलते हैं कि हिंदूज आर अ बिगर थ्रेट टू इंडिया देन JEM, आपको ये भी पता होगा कि ये बॉयकॉट नहीं हुआ है तो ये राहुल गांधी के पक्ष में है जो ये बोलता है। ये बॉयकॉट हुआ है तो ये शायद नू के बारे में ढंग से बात कर ले, शायद दिल्ली दंगों के बारे में ढंग से बात कर ले। सो द ऑडियंस विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि एक जर्नलिस्ट के क्या बायसीज हैं, क्योंकि हर जर्नलिस्ट के बायसीज होते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल। आई टेल यू व्हाट आई थिंक इज़ राइट। आई विल टेल यू कि दिल्ली दंगे हिंदुओं के खिलाफ थे, कोई और जर्नलिस्ट आपको बोलेगा कि दिल्ली दंगे मुसलमानों के खिलाफ थे। अब आपको पता है कि मेरी बायसीज कहाँ है, आपको ये भी पता है कि उनकी बायसीज कहाँ पे है, तो आप दोनों को मेजर कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं एज द ऑडियंस व्हाट न्यूज़ एंड व्हाट ओपिनियन यू वांट टू ट्रस्ट एंड व्हाट न्यूज़ एंड ओपिनियन यू वांट टू डिस्कार्ड। सो येस, देयर इज़ इट्स अ हिट लिस्ट, इट्स अ नाज़िएस्क प्रोपेगेंडा। ये बोलना चाह रहे हैं कि आप भी इनके तरफ बॉयकॉट हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरह के एंकर है जो इन जैसे बेवकूफ़ों से बैठ के बात भी करना चाहते हैं। सेल्फ बॉयकॉट होना चाहिए जर्नलिस्ट को कि हम इन जैसे बेवकूफ़ों से बात नहीं करेंगे, और जब तक वो नहीं हो रहा है उनकी मर्जी। एंड आई अग्री इट्स अ हिट लिस्ट, बट इट्स द बेस्ट स्टेप फॉर द ऑडियंस, बिकॉज द ऑडियंस नाउ नोज किस जर्नलिस्ट की बायसीज कहाँ हैं
एंड यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको किस न्यूज़ पे भरोसा करना है और किस न्यूज़ पे नहीं करना है। जय श्री राम। सूरत। भारत माता की जय, गौ माता की जय। सवाल 14 जर्नलिस्टों की बॉयकॉट का बता रहे थे सारे जर्नलिस्ट। मुझे नहीं लगता कि ये 14 जर्नलिस्ट का बॉयकॉट का है। ये एक विचारधारा को खत्म करने की कोशिश है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आज आपको बता रहा हूँ, कुछ बड़े जर्नलिस्ट, क्योंकि ये जर्नलिस्ट ये 2014 के बाद से नहीं पत्रकारिता कर रहे, बल्कि तो 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। जो कांग्रेस के कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं वो सुनिए आप उनकी। जो बड़े जर्नलिस्ट थे, श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार की, ये एक डिबेट था। इससे दिक्कत कांग्रेस को। काशी में बाबा मिले तो मथुरा में क्या, इससे इंडी गठबंधन को दिक्कत। मजहब ने बदला 50 टुकड़ों वाला बदला, इससे इंडी गठबंधन को दिक्कत। दूसरा डिबेट जो उन्हीं 14 जर्नलिस्टों में था, पहले हिंदुत्व पर कटाक्ष, अब तिलक माला पर कटाक्ष, ये थी। राम भक्तों को गुजरात किसे दिखाएगा औकात, इनको दिक्कत। अब हिंदू सनातन जाग रहा है, आप लोग जाग रहे हैं। ये जर्नलिस्ट, मीडिया वाले, बड़े बड़े चैनल आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए इंडी गठबंधन 3 जगह, बड़ी बड़ी जगह पर जाकर बैठक के अंदर तुम लोगों ने सोचा था शायद कुछ बड़ा निकल कर आएगा, लेकिन निकल कर आया कि ये जो हिंदुत्व की बात ये लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वालों, पहले इनका खत्म करें। वो देखिए आरंभ 2024 नहीं 2047 का प्लान देखिए। 2047 गजवाए हिंद का जो प्लान है वो प्लान असली है। कैसे आज शोभा यात्रा पर पथराव हो रहा है, तो ये सारे जो दिग्गज यहां बैठे हैं ये आवाज क्यों उठा रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया 2014 से पहले क्यों नहीं? क्या शोभा यात्रा पे क्या पथराव आज से ही हो रहे हैं? पहले भी होते थे। कई सीनियर जर्नलिस्ट का मैं बता रहा हूं, एक अंग्रेजी अखबार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो शायद रिटायरमेंट किए हैं, अमेरिकन वेबसाइट में काम करते हैं, कि वो हमें बड़ा टेंशन लेते हैं कि आप लोग इतना लिखते हैं। उन्होंने कहा कि यार तुम लोग बड़ा लिख रहे हो कि शोभा यात्रा पे क्या आज ही पथराव होने लगा? 2014 से पहले भी पथराव हुआ करते थे, लेकिन हमारे एडिटर प्रेस क्लब के अंदर वाइन का एक ग्लास लेकर बैठते थे, ये हटाओ भाई, ये XYZ, ये नहीं चलेगी आपकी स्टोरी, नहीं चलने देते थे। लेकिन आज की डेट में ये 14 जर्नलिस्ट नहीं है, 14,000 पत्रकार हर सामने बैठा है यहाँ पर। आप किस किस को रोकेंगे, किस किस को आप मना करेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप हिंदुत्व की बात दिखाई जा रही है? आज हिंदुओं पे हमला हो रहा है। मेवात दंगों के अंदर शोभा यात्रा नहीं निकलने दी, जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा नहीं निकली, लेकिन मुहर्रम का जुलूस पूरे शानो शौकत से निकला। आपका G20 जैसे 144 धारा के अंदर जहां पर बड़े बड़े दिग्गज 5 स्टार होटल थे वहां पर, लेकिन पोजीशन निकला है जुलूस, जो मुहर्रम का जा था, चैलूम का जुलूस था। लेकिन उसी दिन जन्माष्टमी के सारे दिल्ली के दूर दूर तक जो मिनी पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे जो मिनी पाकिस्तान बन गए, वहां पर जो जन्माष्टमी आप छोटी छोटी झांकियां जो बच्चों की निकाला करते थे, जो चाट टिक्की पकोड़े वाले भी घर के बाहर करते थे, उनकी कैंसिल तक कर दी थी। कोई खड़ा नहीं होगा। मतलब इतनी दिक्कत, क्योंकि आप लोग उस बात को उठाने लगे हैं, मीडिया उस चीज को दिखाने लगा है। हम लोगों को दिल्ली पुलिस हो चाहे और कोई भी दूसरी जगह की पुलिस हो, हम लोगों को ऐसे लगने लगा ये दंगाई है। नुपुर शर्मा दीदी दंगाई है क्योंकि ये लिखती हैं, अजीत भारती शायद दंगाई है। ये सिर्फ उनका बॉयकॉट नहीं हुआ है जर्नलिस्टों का, ये विचारधारा का दमन करने की कोशिश की जा रही है। जो उनका गजवाए हिंद 2047 का प्लान है, अगर ये हिंदुओं की आवाज उठाएंगे, मुसलमानों को दबाया जाएगा उनका, तो ये तो नहीं चलने वाला। तो मुझे नहीं लगता वो 14 जर्नलिस्टों का बॉयकॉट है, बल्कि वो एक विचारधारा का, जिस तरह से मीडिया के सामने चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही है, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है वो उसका दबाने की कोशिश की जा रही है। नूपुर शर्मा दंगाई है, अजीत भारती दंगाई है। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ शब्द शेयर करती हूँ आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। एक पत्रकार की पहली निष्ठा जनता के प्रति होनी चाहिए और उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत दलों, संगठनों के दबाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि सच्चाई को उजागर करना चाहिए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, आर देयर लाइन्स ड्रॉन वेरी क्लियरली? बिकॉज जर्नलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन नोन टू बी अ
profession where you have to be neutral, you have to tell the news to people. अपनी पर्सनल ओपिनियन और बायसेस को साइड में रख के जो सच है या जो दिख रहा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम जो है हम पत्रकारिता को आज तक कहते आए हैं. बट आज के टाइम पे, आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत दिक्कत वाला हो गया है कि आप न्यूट्रल रहें या सेंटर पोजीशन ले? क्या अपनी पर्सनल बायसेस को सामने लाना सही है, गलत है, या अगर कोई एक साइड चूज करता है तो उसके क्या पहलू या क्या रीज़न रहते हैं किसी भी पत्रकार के लिए? आप सबसे पूछना चाहूँगे. माइक है या मैं शुरू करूं? आप कीजिए ना जी. देखिए, मैं जर्नलिज्म का छात्र भी रहा हूँ, प्रोफेसर भी रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ. तो मुझे लग रहा है कि तीनों तरह से थ्योरी प्रैक्टिकल सब में, और थोड़ा बहुत अनुभव ही है तो बता सकता हूँ. जर्नलिज्म न्यूट्रलिटी तभी तक रहती है जब तक नेचर, मतलब मीडिया का मीडियम क्या प्रयोग में आ रहा है. अखबार जब छपता था लिमिटेड स्पेस होता था. एडवर्टाइजिंग से जर्नलिज्म का आरंभ होता है. बंगाल गजट आता है 1885 है ऐसे करके, उसमें कपड़ों के व्यापार के छपते थे और वहाँ से पिक करता है जर्नलिज्म. उससे पहले जर्नलिज्म का मोस्ट क्रूड फॉर्म था वो ढोलक बजा करके लोगों को बताना. अब क्या है कि धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व करती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, तो केवल न्यूज़ तो आदमी कहीं से भी पालेगा. ट्विटर पे न्यूज़ मिल जा रहा है, अखबार में पढ़ ले रहा है, टिकर चल रहे हैं टीवी के, तो वहाँ पे आप एक व्यक्ति को, अजीत भारती को या किसी को स्क्रीन पे ये नहीं कि लॉरी ने मारी टक्कर 3 आदमी की मौत, ये नहीं चलेगा. और ये जो एक रवीश कुमार टाइप के लोगों ने जो आरंभ किया, नई परिभाषा दी पत्रकारिता की कि पत्रकार को एंटी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ये बिल्कुल विशुद्ध मूर्खता है. ये इससे घटिया और नीचता भरी बात हो ही नहीं सकती. एस्टेब्लिशमेंट अच्छा काम कर रहा है तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाओगे. मुझे याद है, मुझे सबसे घटिया तब लगा था, मतलब रवीश कुमार का तो पूरा करियर ही वैसा ही रहा है, लेकिन उसमें भी नीचता की पराकाष्ठा तब थी जब हमने अचीव किया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मोदी सरकार ने. वो आदमी 40 मिनट के शो में 3 ऐसे गांव पूरे भारत में खोज के लाता है कि यहाँ भाई पोल पहुँच गया, तार नहीं खींची, वहाँ तार पहुँच गया, पोल. आप सोचिए, मान लेते हैं ठीक है 100% नहीं हुआ, 99.99997% ही हुआ, तो क्या तुम्हें इस बात की प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए थी कि 70 वर्ष लग गए वहाँ तक हमें पहुँचने में, और तुम यार 5 मिनट बोल देते कि हालांकि क्लेम किया जा रहा है लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे नहीं पहुँचे, और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ की अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया कि नहीं तुम्हारे गांव में नहीं लगेगा. तो जर्नलिज्म मेरे लिए अगर परिभाषा की तरह देखें तो जर्नलिज्म होता है मैग्निफिकेशन का काम. सड़क टूटी हुई है, ढोल बजा के बोलो सड़क टूटी हुई है, और कोई एक्सप्रेसवे बनवा रहा है तो उसी तरह से, उसी तन्मयता के साथ बताओ कि हाँ भाई 8 लेन और 16 लेन के एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं. जर्नलिज्म ये है. अब जो आपने बोला न्यूट्रलिटी की बात, आप हर बात पे न्यूट्रल नहीं रह सकती हैं. किसी का रेप हो गया, उस न्यूज़ में न्यूट्रलिटी नहीं होती है. उस न्यूज़ में हमेशा एक पक्ष होता है जो सही पक्ष होता है. टेररिज्म है, उसमें कोई न्यूट्रलिटी नहीं है. उसमें आप ये एंगल के नहीं हेडमास्टर का बेटा था, अबे हेडमास्टर के बहुत बेटे हैं, सब AK-47 ले घूम रहे हैं क्या? तो न्यूट्रलिटी भी वही होता है ना कि विवेक, नीर क्षीर विवेक होता है, और हर आदमी के पास होता है. ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों को भगवान देता है और रवीश कुमार को देना भूल गया, ऐसा नहीं है. हर व्यक्ति को विवेक देता है भगवान, वो चूज करता है, वो उसकी पसंद होती है कि इस विकल्प का वो प्रयोग करे कि नहीं. भगवान ने जैसे दिमाग दिया वैसे लौटा देना बिना यूज किए हुए, तो वो कुछ लोग कर रहे हैं. और वैचारिक रूप से टिल्ट लेना, स्लैंट लेना, वो आज के समय की आप कह लें कि वो प्रैक्टिकल बात है. संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा कि हमने ऑप इंडिया क्यों शुरू किया. इन्होंने ऑल्टरनेटिव मीडिया टर्म क्यों आता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने धनिया बो रखी थी पूरी. अगर उन लोगों ने अपना आत्मा अपनी गिरवी नहीं रखी होती मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो ना मुझे लिखने की आवश्यकता थी, न इन्हें बोलने की आवश्यकता थी, न सागर को
मतलब माइक लेके जा रहा है गांव गांव में, जहाँ जहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, और हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको कोई रैंडम आदमी बोलेगा ये हेट स्पीच है, और वो मान्य भी हो जाएगा, फिर भी हम इतना रिस्क लेके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वैचारिक कॉन्टेक्स्ट जो है अभी के भारत का, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए हम क्या कर रहे थे। क्या हम न्यूट्रलिटी का लबादा ओढ़े हुए थे जब दूसरा पक्ष बिल्कुल ही स्लैंटेड हो चुका था? तो जब स्थिति आदर्श नहीं है तो मुझसे तुम आदर्श पत्रकारिता की उम्मीद क्यों कर रहे हो? जब सामने वाला बिक चुका है तो मैं उसके बिकाऊ होने के कारण क्यों न्यूट्रलिटी का लबादा हूं? व्हेन आई एम कॉलिंग हिम और हर आउट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्लैंटेड हो गया, नहीं, तुम गलत काम कर रहे हो इसलिए मुझे एक वैचारिक टिल्ट लेना पड़ रहा है। ये मेरी विवशता है, ये मेरी चॉइस नहीं है। सुमित, राहुल please. इस मुद्दे पे मैंने भी, अब मैं जॉनी डेप की तरह दिखता नहीं अजीत भारती जैसा, ना मेरे बाल वैसे हैं, तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था न्यूट्रलिटी और इसी पे, तो किसी ने देखा नहीं होगा, तो उसी का मैं सार बोल देता हूँ। बस एक चीज़ है ना, जैसे अजीत ने कहा ना कि नगाड़ों, अगर पत्रकारिता देखें, बंगाल गैजेट और ये सब, ये तो इंडिया के पहले समाचार पत्र रहे हैं। उसके पहले जैसे ने कहा कि नगाड़े बजते थे, उसको आप पत्रकारिता मान सकते हैं, और सही मान कह सकते हैं, थे ही। तो नगाड़े बजने से लेके और बंगाल गैजेट के बीच में भी पत्रकारिता रही है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये सारे, और इनफैक्ट बंगाल गैजेट और ये सारे जो भी ये शुरू के जो समाचार पत्र रहे हैं, चाहे भारत के रहें या फिर भारत में तो काफ़ी देर से आया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ या फिर अमेरिकन सिविल वार हुआ, इन सब में पत्रकारिता की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोई भी पत्रकारिता का अगर कोर्स किया हो या रहा है तो उसको मालूम होगा। और ये पूरे का पूरे दौर में पत्रकारिता कभी भी न्यूट्रल नहीं थी। तो ये काउंटर इंट्यूटिव बात लग सकती है, लेकिन पत्रकारिता का जन्म और न्यूट्रलिटी का कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि जब पत्रकारिता थी, और उसकी वजह थी कि जब पत्रकारिता थी तब डेमोक्रेसी नहीं थी, तब राजा थे, उस तरह का था, तब इसलिए उस वक्त की बात आती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए पत्रकारिता को। ये सारे की सारी जो बातें, जो पत्रकारिता की आइडियलिस्ट बातें जो हैं, ये उस दौर की जन्मी हुई बातें हैं। अब दौर काफ़ी बदल गया है। आप देखें, हम बात कर रहे हैं जब डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ से लेके 90s में इतना प्रभाव, मतलब सबसे पहला जो रहा, पहला तो वही है कि पत्रकारिता मैं साफ कर दूं कि न्यूट्रल थी ही नहीं। सब पत्रकारिता, क्योंकि आप कोई एक खास विचारधारा, आपकी कोई समझ थी कि इस हिसाब से चलना चाहिए। डेमोक्रेसी में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर आप कम्युनिज्म को छोड़ दें तो अधिकतर तो वही होती है ना कि कोई चाहता है कि देश इस तरफ जाए, कोई चाहता है देश इस तरफ जाए, कैपिटलिज्म की तरफ जाए या कम्युनिज्म की तरफ जाए। तो पत्रकारिता में भी तो वैसे ही लोग थे कि जो चाहते थे कि नहीं, अच्छा अगर राजशाही को निकालना है तो नहीं, राजशाही को निकालो, लेकिन इधर जाओ, कुछ कहेंगे इधर जाओ। तो उनके बायसेस तो शुरू से ही थे, और शुरू से ही उस तरीके के समाचार पत्र रहे थे कि जिनकी साफ थी नीति कि यार कि वो इस तरह की विचारधारा को समर्थन करते हैं। तो न्यूट्रलिटी तो थी नहीं पत्रकारिता में। पत्रकारिता में न्यूट्रलिटी आती है एडवर्टाइजमेंट के बाद, कि जब, और इसलिए वो था कि एक तो पत्रकारिता का था कि राजशाही हटानी है और ये सब करना है, और उस ज़माने में प्रिंटिंग करना ये सब काफ़ी महंगा रहता था। तो जो बड़े धन्ना सेठ लोग थे, जो कि उनके भी अपने एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रह सकते थे, उन्होंने कुछ पत्रकार मीडिया हाउसेस को दे दिए वो, तो उस हिसाब से चलने लगी। एक बार जब आपको एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब पत्रकारिता चलती है, तब न्यूट्रलिटी आती है, तब आपको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे जाकर इतना डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी ही अजीब सी बात है। लेकिन जब आप एडवर्टाइजिंग पर डिपेंड करते हैं, तब भी आप न्यूट्रल कहाँ हैं? जो पैसे दे रहा है वो तो आपके हाथ पैर खींचेगा ही ना। उस जो आपको पैसे, जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, उस पर किसी और का प्रेशर होगा। तो न्यूट्रलिटी का ये जो लबादा ओढ़ा हुआ, एक तो पहले पत्रकारिता शुरुआत में न्यूट्रल थी ही नहीं, और ये एडवर्टाइजिंग के बाद पॉलिटिकली न्यूट्रल होना अफोर्ड कर सकती थी पत्रकारिता, क्योंकि आपको डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पैटर्न की ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहली बात तो मैं वही कह दूं कि ये बात काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है।
अब आज के में इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा ही चला गया, यूएस वगैरह में, यूके में तो लगभग क्लियर है कि गार्डियन है तो थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड रहेगा, सीएनएन है तो भी थोड़ा सेंटर ऑफ लेफ्ट है, अगर आप फॉक्स चले जाएं तो वो पूरी की पूरी रिपब्लिकन्स यानी राइट विंग की तरफ रहेगा। वहाँ तो एडवर्टाइजमेंट के बाद भी ये फ़र्क दिखता है और ये एक तरीके से कहें कि ईमानदारी भी दिखती है, पर यहाँ बहुत मुश्किल से आया और पिछले 7-8 सालों में जो हो रहा है, अब वो न्यूट्रलिटी का सच में ये ढोंग छोड़ देना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। पर आप न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, एक आम इंसान बहुत ही मुश्किल है न्यूट्रल होना। कैसे होंगे न्यूट्रल आप? न्यूट्रल होने के दो ही वजह हो सकती है कि आप न्यूट्रल ना हो, या तो आप उस लेवल पे हों जहाँ कि कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप किसी चीज़ को लेकर न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर आपको उस चीज़ की समझ ही नहीं है। कल को पुर्तगाल और ब्राज़ील में फुटबॉल मैच हो जाए, मुझे फुटबॉल का फ नहीं आता, मैं न्यूट्रल रहूँगा। लेकिन कल को बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में मैच हो और क्रिकेट का हो और क्रिकेट को मुझे बड़ा शौक है, तो मैं न्यूट्रल रह ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं मेरे कुछ रहेंगे, यार नहीं ये प्लेयर अच्छा है इसका, तो या तो आपको समझ ही ना हो या फिर उसके आउटकम से आप पे कोई असर ही ना पड़ता हो। इन्हीं दो सूरतों में आप न्यूट्रल रह सकते हैं, जो कि मुझे लगता है ये इतनी अच्छी कोई बात नहीं है। न्यूट्रलिटी को इतनी बड़ी वर्च्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्ट रहिए आप, झूठ मत कीजिए, लेकिन न्यूट्रल होना कोई ज़रूरी नहीं है। That's a good point. थैंक यू। शैल आई आंसर दिस? Yes, yes, please. इस राइडर के साथ कि ये शायद मेरा आखिरी वक्तव्य होगा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना है। 5 मिनट लूँगा और उसके बाद सूरत को विदा करने का वक्त आ जाएगा। एक चीज़ मैं इस डिबेट में, ये जो न्यूट्रलिटी वाला डिबेट है ना, ये बहुत बेमानी डिबेट है। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल 27 साल हो गए मुझे। 27 सालों में 6-7 न्यूज़ चैनल्स में काम किया, एक अखबार में काम किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इफ़ेक्टिवली काम किया। और मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ इन तमाम महानुभावों के सामने कि जनता का सरोकार सर्वोपरि होना चाहिए। अगर मेरे मोहल्ले में, अगर मेरे इलाके में सड़कें ख़राब हैं, पानी नहीं आ रहा है, या अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छी बिजली की सुविधा है, तो उसको दिखाने में न्यूट्रलिटी कहाँ से आ गई? उसको बताने में कहाँ? अगर मेरी जब इलाके की जनता को राशन कार्ड नहीं मिला है, उसको अगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ या मेरा रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है और मैं उसको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें न्यूट्रलिटी का कहाँ से मतलब है? ये तो आप पब्लिक के, हम एज ए जर्नलिस्ट हमको ये सिखाया गया है, और मेरे ख्याल से हम सब ने इस बात को सीखा होगा, और जो भी छात्र यहाँ अगर जर्नलिज्म के मौजूद हैं, कि हमको आम जनता के सरोकार के मुद्दों को फोकस करना चाहिए, उठाना चाहिए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी ब्रॉड लाइन के पीछे छुप के हम कई बार ये कहते हैं कि भारत ने मैच जीता इसलिए हम पहले भारत की खबर दिखाएंगे, हम गरीबी नहीं दिखाएंगे। हम इसी लाइन के पीछे छुप के कई बार कहते हैं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया, हम नीरज चोपड़ा दिखाएंगे, हम फला अस्पताल की खबर नहीं दिखाएंगे। ये हमारे ही बहाने हैं कि हम, क्योंकि जनता का सरोकार है, जनता ज़्यादा तौर पर अच्छी चीज़ें, एस्पायरिंग स्टोरीज़ देखना चाहती है, और इस तरह की चीज़ें जहाँ पर भारत का दमखम दिख रहा है उसको पसंद भी किया जाता है। पर इसका एक बिल्कुल काउंटर नैरेटिव मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ। मैं न्यूज़ 18 इंडिया में काम कर रहा था आज से 5-7 साल पहले, 2015, 16, 17 की बात है ये। हमने एक शो शुरू किया, और वो शो को लेके मैं अपनी जब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टीम के पास गया कि ये कॉन्सेप्ट है, इस पे मुझे काम करना है अजीत भाई, सबने कहा बड़ा अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए, क्योंकि इसमें खर्चा था। मैं बताऊंगा आपको आई विल क्या चीज़ थी। तो मुझे कहा इसमें खर्चा है, मुझे हर शो का एपिसोड में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, इतना बड़ा मुझे स्पॉन्सर चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप शो शुरू करो, कंसीव करो। हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते 1.5-2 महीना हो गया। मैं गया मार्केटिंग टीम के पास कि भाई विज्ञापन स्पॉन्सर आया कि नहीं आया? तो बोले सर नहीं आया, कुछ कोशिश कर रहे हैं, आएगा आएगा, आप करते रहिए। 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अंत में मैं जिद पे आ गया। अब मुझे ऐसा लगा कि कोई है ये चाहता नहीं कि मैं इस शो को करूं, इसीलिए उसके स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं। मैंने जिद में वो शो लॉन्च कर दिया। शो चला 10, 12, 13 महीने चला स्क्रीन के ऊपर, सॉरी 13 हफ्ते, माफ़ करिएगा। और उसके बाद उस शो को बंद करना पड़ा, क्योंकि इन 13 हफ्ते मतलब 3 महीने हो गए। तो 3 महीने ये, उसके पहले के 3-4 महीने, 7 महीने में एक भी स्पॉन्सर नहीं मिला। अब वो शो क्या था? मैं ऐसे अपने हिंदुस्तान में ऐसे तमाम भाई बंधु हैं जो समाज में रह के सकारात्मक काम कर रहे हैं, आप उनके नाम तक नहीं जानते हैं,
जो कोई गाय की सेवा कर रहा है, कोई एक बूढ़ी काकी है बिहार में जो खेती करती है, कोई एक बहुत गरीब है जो माझी जैसे लोग जिन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया, सड़क बना दी। इस तरह के अनसंग हीरोज़ को हम स्क्रीन के ऊपर लेकर आए, उनको जगह दी, उनको दिखाया, और उसका शो का नाम था शाबाश इंडिया। और शो बना, चला, लेकिन विज्ञापन दाता नहीं मिले। अंत में मैं हार गया अपने सिस्टम से, मुझे वो शो बंद करना पड़ा, क्योंकि उस शो में 4 स्टोरी चलती थी, 4 अलग अलग रीजन से आती थी, 4 जगह रिपोर्टर ट्रैवल करता था। ट्रैवल की कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, और फिर जब ये लगा कि नहीं ये तो ओवर बजट हो रहा है, इसको पसंद नहीं किया जा रहा है, हमको वो शो बंद करना पड़ा। अब यही चीज़ अगर मैं कहूँ आप लोगों से, उसकी सो कॉल्ड रेटिंग जो हम लोग टीआरपी का, हालांकि मैं टीआरपी में विश्वास नहीं करता हूँ, टीआरपी पूरी फार्स चीज़ें हैं, और वो क्योंकि 25-27 साल से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, मैंने आज तक टीआरपी का बॉक्स नहीं देखा किसी के घर में लगा हुआ, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो ये कहे कि 2 साल पहले मेरे घर में लगा था, अब नहीं लगा है। इन 27 सालों में मैंने तो नहीं देखा। बार्क आ गया, टैम आ गया, सब आके चले गए, आई हैवंट सीन अ टीआरपी बॉक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब सकारात्मक और अच्छी चीज़ें, जनता के सरोकार की चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उसको लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर स्पॉन्सर मिल जाता तो मैं ना चाहते हुए भी शो को चलाता रहता, भले ही कोई देखता नहीं देखता, पर क्योंकि रेटिंग भी नहीं आई, विज्ञापन भी नहीं आया, रेवेन्यू भी गया, रेटिंग भी गई, अंत में हार मेरी हो गई। उस आइडिया की हो गई कि यार हमारे देश में लोग इस तरह का कंटेंट देखना नहीं चाहते हैं। हमने उसका टाइम स्लॉट चेंज किया, एक स्पेस दिया कि शायद शनिवार की शाम 7:30 बजे आता था, हम उसको दोपहर में ले गए कि शायद वीकेंड पे दोपहर में, संडे को दोपहर में देखेंगे। 2-3 हफ्ते वहाँ पे भी चलाया, लेकिन उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विज्ञापन भी किया, चलाया, दिखाया, लेकिन पब्लिक ने नहीं देखा। अब क्यों नहीं देखा मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी बहुत बड़ी पहेली है। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और जब आप अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपको लगता है कि नहीं मैं किसी गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग की बात की राहुल भाई ने, मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि एडवर्टाइजिंग, अब मैं आप सबसे कहता हूँ, मैं इनफैक्ट कई मंचों पर हाल के दिनों में बोल चुका हूँ, मैं आप सबसे कहता हूँ, ये शायद आप सबको पता भी हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। एक अखबार जो आप खरीदते हैं 4 या 5 या 6 रुपए का, जिसके अंदर कम से कम 16 पेज होते हैं, और छुट्टियों के दिनों में और त्योहारों के मौसम में तो 32 पेज और 64 पेज का भी टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में हो जाता है, और 4 पेज ऊपर में सिर्फ विज्ञापन निकलते हैं बड़े बड़े ग्लेज पेपर पे। वो पेपर छपता है अमूमन एक एवरेज तौर पर, अखबार की कीमत छपने की आती है 35 से 40 रुपये, आप उसको खरीदते हैं 5 रुपये में, तो जो 30 रुपये हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? विज्ञापन से आ रहे हैं। तो जो आपने विज्ञापन देगा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं कि आप कहाँ से न्यूट्रल बचे। फिर जो विज्ञापन देगा वो चाहेगा मेरे खिलाफ कुछ ना छपे, अगर वो दूसरे के खिलाफ नहीं छपवा पा रहा है तो कम से कम अपने खिलाफ नहीं छपवा पाएगा, अपने खिलाफ छपे इसको मैनेज कर लेगा। सेम चीज हैपेंस विद टीवी। टीवी में भी यही होता है। आप फ्री टू एयर चैनल देखते हो, न्यूज चैनल पे अगर मैं कहूं आपसे कि कल से आपको न्यूज चैनल लगाने के 5 रुपए देने पड़ेंगे हर दिन, महीने के 150 रुपए, हर न्यूज चैनल का अपना अपना दाम, कोई 5, कोई 3, कोई 4, जैसे अखबार के हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया एक रेट में, हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार में, गुजरात समाचार एक में, संदेश एक में आता है। आप खरीदते हैं, जिसको 3 खरीदना है 3 खरीदना है, जिसको 1 खरीदना है 1 खरीदता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको जितने न्यूज़ चैनल देखने उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप ही लोग न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्री में यूट्यूब कंटेंट मिल रहा है। यूट्यूब पे अगर न्यूज़ लॉन्ड्री वाला या अजीत भारती या कोई भी चीज़ अपने उस पर पैसा लगा दे कि मैं आपको सब्सक्रिप्शन के इतने पैसे देने हैं, तो हम कुछ और रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतनी चीज़ें अवेलेबल है। पर सवाल वही आता है दोस्तों कि कहाँ पर आपको विश्वसनीयता दिखाई दे रही है। मैं निष्पक्षता नहीं बोल रहा हूँ, मैं विश्वसनीयता बोल रहा हूँ। मैं बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। निष्पक्षता कुछ नहीं बची है, विश्वसनीयता आज भी है, लोगों के चेहरों की, लोगों के नाम की, लोगों के ब्रांड की, लोगों के मास्ट हेड की, कि ये इसने कहा था, ये इस जगह पे छपा था या उस जगह पे छपा था, उसकी कीमत है। पर क्या हम उसका लिए खर्च करने को तैयार हैं? हम सबको अखबार एक बार पढ़ना है, उसके बाद उस अखबार को ऐसे हम फेंक देते हैं, हम भूल जाते हैं कि कहाँ रखा है। न्यूज़ चैनल में मैं आज भी कहता हूँ, अच्छा जर्नलिज्म कहीं हो रहा है तो वो रीजनल लैंग्वेजेस में हो रहा है। इनफैक्ट रीजन की लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेज बोलना गलत है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रीजन्स की लैंग्वेजेस में हो रहा है। इसको मैं कहूँ तो भारतीय भाषाओं में हो रहा है।
आज भी बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े अखबारों में वो छोटे छोटे अखबारों को की छोटी छोटी खबरों को देखते हैं और 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और उसका इम्पैक्ट होता भी है, वो खबरें दिखती भी हैं। तो अगर पत्रकार अगर कहीं जीवित है आज की तारीख में तो दिल्ली के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के जर्नलिज्म के दफ्तरों में नहीं है। वो आज भी सूरत और खेड़ा जैसे गांव में नवसारी में कहीं बैठा हुआ है जो अच्छा काम कर रहा है और उनको टैप करना, उनको सामने लेकर आना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो विज्ञापन मैं फिर से कह रहा हूँ, उसके बाद क्लोज कर रहा हूँ मैं, माफ़ करिएगा दीपिका, मुझे निकलना है, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा चीज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ पैसे देने शुरू कर दो यार। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त में आपको सिर्फ अखबार मिलेगा, वही मतलब जो एक बार पढ़ लिया और वहाँ फेंक दिया गया वो वाला अखबार मिलेगा। अच्छे पत्रकारों की कीमत पहचानो, मेहनत करते हैं, ज़मीन पे जाते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, फिर कुछ निकाल के लाते हैं। अगर वो आपसे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये मांग रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए, वरना हम अच्छे पत्रकार जो भी थोड़े बहुत बचे हैं, मैं अपने आप को उससे अलग करता हूँ, मैं नहीं हूँ अच्छा, मैं खराब ही सही, पर जो भी अच्छे बचे हुए हैं उनको बचा के रखना आप सबके हाथों में है। अच्छी चीज़ के लिए अच्छी कीमत देना तैयार रखिए, कभी भी आपको पत्रकारिता खत्म नहीं होगी। जब तक एक भी इंसान जिंदा है ना इस दुनिया में, तब तक पत्रकारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीडियम बदल सकता है, अखबार से डिजिटल हो सकता है, डिजिटल से फ़ोन हो सकता है, कल से तो वो सना नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़कियां काम करेंगी न्यूज़ रूम में, जो आज तक दिखाता है, तो वो मोड चेंज हो जाएगा, पर खबर कभी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि आदमी के अंदर जिज्ञासा रहती है और जिज्ञासा जानना है। जैसे मुझे अभी जानना है मेरी फ्लाइट लेट तो नहीं है, तो मैं उसके बाद नेट पे जाऊंगा देखने के लिए, तो वो जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। पर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ दुनिया आगे बढ़ती है तो उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करो, तभी बीबीसी बचा हुआ है, वरना खत्म हो चुका था हिंदुस्तान। थैंक यू। सुमित, बस एक क्विकली, मैं बाकी सबसे ही पूछूंगी लेकिन क्योंकि आपको जाना है, एक जर्नलिज्म स्पेस में एक ट्रेंड जो आपको खुद को कचोटता हो, कुछ ऐसा आपको गलत होता हुआ दिख रहा है जो कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है? दीपिका, हम सब लोग इसी समाज का हिस्सा हैं। अगर समाज में कोई भी चीज़ अच्छी हो रही है तो हमारे साथ भी अच्छी हो रही है, समाज की चीज़ें गिर रही हैं तो हम भी उसके सहभागी हैं, हम भी उसके सहभागी भी हैं, और हमारी वजह से गिर रही हैं, ऐसे भी वजह हो सकती है, हम उससे अछूते नहीं हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं स्वभाव से बड़ा सकारात्मक आदमी हूँ, मैं पॉजिटिविटी में विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि हर चीज़ को बदला जा सकता है, आपके पास इरादा होना चाहिए। अगर नेक इरादे हैं, नेक कोशिश है, नेक का ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ कितनी भी मुश्किल की क्यों ना आए उसको पार पाया जा सकता है। मैं सोच के आया था अपने जर्नलिस्टिक करियर के कुछ 5-6 अच्छे किस्से सुनाऊंगा, लेकिन वो बाद में कभी और सुनाऊंगा। फिलहाल मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, युवराज मुझे वहाँ से बार बार देख रहा है कि घड़ी भी देख रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, सूरत आगे मुझे अच्छा लगा और आप सबके लिए, आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगा, अजीत भाई, राहुल, नुपुर सॉरी, सागर सॉरी, थैंक यू। सो न्यूट्रलिटी है क्या? ये कोई आसमानी किताब तो है नहीं कि बस प्रकट हो गई। तो किसने कॉइन किया है न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी उन लोगों ने कॉइन किया है और उन पत्रकारितों ने कॉइन किया है जिनको ये छुपाना है कि उनकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। वो अपनी रीढ़ की हड्डी, द लैक ऑफ स्पाइन, वो छुपाने के लिए वो बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं पे एक बलात्कार हो गया है, वो अच्छा है या बुरा है, तो आप क्या बोलेंगे? बुरा। नूह में दंगों पे हिंदुओं के ऊपर पथराव हो गया, वो जल अभिषेक करने जा रहे थे, अच्छा है या बुरा है? दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा को चाकू से रेत रेत के मार दिया, अच्छा है या बुरा है? ये न्यूट्रलिटी, अगर आप न्यूट्रल है तो आप बोलेंगे मुझे नहीं पता अच्छा है या बुरा है, लेकिन अंकित शर्मा दंगों में मर गए। आप बोलेंगे मुझे नहीं पता अच्छा है या बुरा है, लेकिन इस लड़की के साथ ये हादसा हो गया। नाउ to stay silent when a crime is happening, to stay silent when an injustice is happening is not neutrality, it's spinelessness and it's a sin. आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम पत्रकार जो है, जो आज हम न्यूट्रलिटी का चौंगा पहन के बैठे हैं, वो हम खुद को पूछेंगे कि उस समय अगर मैं खड़ी हो जाती या खड़ा हो जाता, उस समय अगर मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली होती, उस समय मैंने अगर सत्य बोल दिया होता, उस समय अगर मैं लड़ ली होती with the establishment that does not want me to say the truth, would my children be inheriting this land where being a Hindu is a crime? Would my children be inheriting this country where speaking the truth is a crime?
हम बोलते हैं कि पत्रकारिता एंड जर्नलिज्म इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हाउ इज़ इट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? क्योंकि बोलते हैं कि हम आपको बताएंगे, हम जनता को बताएंगे कि क्या हो रहा है वो सही है या गलत है. आपको फोर्थ पिलर भी बन के रहना है और आपको ये भी बोलना है कि हम इतने निर्लज्ज हैं और इतने स्पाइनलेस हैं कि हम सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे. You can be either or. You can either be the fourth pillar of democracy or you can be neutral. You can't be both. Because if you're both, that means you're not giving the people what they truly deserve, which is the truth. I'm just going to add something to this, Nupur. What you're saying makes complete sense, and I agree to a large extent with this. I think जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है वो ये चीज़ है कि जिस जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं वो इतना इन डेप्थ है कि जितने भी आपने केसेस ये बताए वो वी नो कि हाउ दे हैव बीन प्रोजेक्टेड इवन दो द ट्रूथ वाज समथिंग एल्स. आज एक मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने एक बच्चे को बहुत ही डिफरेंट कारणों की वजह से अगर डांट दिया जो कि उसके खुद के परिवार वाले आके बोल रहे हैं, उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया और उस टीचर की जो हालत हुई वो एक बिल्कुल अलग तरह का जर्नलिज्म है जिसकी बाहर के देशों तक बात पहुंच जाती है. पता नहीं वो जर्नलिज्म है ही नहीं. आर्टिकल छप जाते हैं. बट यहाँ पे एक सच को भी दिखाना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो पहले तो इफ़ आई से ऑप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, स्वराज्य जैसे प्लेटफॉर्म नहीं थे. अब ये प्लेटफॉर्म है जो एक डिफरेंट जो है जो ट्रूथ है उसको सब लोगों के सामने लेकर आते हैं. बट उसकी रीच और उसका जो पेनिट्रेशन है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना दूसरे का. I'll give you an example. How do you counter that? I'll give you an example. Sumit ji चले गए, but he is essentially a journalist from the mainstream media. Yes. Right? वो कह रहे थे कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपको अच्छी न्यूज़ नहीं मिल सकती, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हम मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुमित जी, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम मीडिया. द फैक्ट दैट ऑप इंडिया एग्जिस्ट्स is proof that doing journalism for the good of the people that you believe in is not that difficult. लोग अगर अच्छा देखते हैं तो वो अच्छे को सपोर्ट करते हैं. लोगों को मुफ्त का न्यूज़ नहीं चाहिए, लोगों को मुफ्त के पत्रकार नहीं चाहिए, लोगों को ये नहीं चाहिए कि आप बिना पैसे दिए उनके लिए लड़ते रहें. अगर आप लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के हित के लिए काम करेंगे और अगर लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे तो वो आपको ज़िंदा रखेंगे ताकि आप इन टर्न उन्हें जिंदा रख सके अपनी पत्रकारिता से. दैट ऑप इंडिया एग्जिस्ट टुडे, दैट आई एग्जिस्ट टुडे, दैट राहुल हैड द करेज टू हायर मी एज अ जर्नलिस्ट व्हेन आई हैड नो बैकग्राउंड इज प्रूफ दैट गुड जर्नलिज्म कैन एग्जिस्ट विद एंड इट ओनली एग्जिस्ट व्हेन पीपल सी द ट्रूथ इन यू. देखिए पत्रकारों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, मोस्टली उनको लगता है कि पूरा दुनिया का भार उनके नाजुक कंधों पे है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देम. और जिनसे वो बात कर रहे हैं, न्यूज़ कंज्यूमर्स, ऑडियंस, सिटीजन्स, वो बेवकूफ़ है. दे आर एब्सोल्यूट फूल्स, दे आर मोरॉन्स. अगर पत्रकार जो मतलब इतना इंटेलिजेंट है, इतना पढ़ा लिखा है, वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, अगर वो लोगों को नहीं बताएगा कि देखो ये अच्छा है यहाँ पैसे दो, ये बुरा है यहाँ पैसे मत दो, ये पत्रकार अच्छा है इसको सपोर्ट करो, ये बुरा है इसको सपोर्ट मत करो, तो ये तो बेवकूफ़ है, इनको तो पता ही नहीं है. ऐसा नहीं है. People are very smart. People run the nation, not journalists. Journalists are supposed to serve the interests of the people and show you what the truth is. अगर आप सत्य के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप पत्रकार नहीं हैं. अगर आप अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा नहीं बोल सकते हैं तो आप पत्रकार छोड़िए, you're not even a human being. Journalists are human being, and as my last declaration, I am not neutral. I will not be neutral till I have the pen in my hand. I picked up my pen because these journalists sold theirs. मैंने कलम उठाया क्योंकि इन लोगों ने अपना कलम बेच दिया था और मैं कलम उठाती रहूँगी. मैं न्यूट्रल नहीं हूँ और मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूँगी. इनको जो करना है वो कर सकते. थैंक्स. आई कम टू यू अजीत. एक आई एम सो सॉरी सागर. यस. दीपिका ने एक अभी एग्जांपल दिया मुजफ्फरनगर वाला के जो छोटे बच्चे का था, जिसको पूरी देश की मीडिया के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज़ के बड़े बड़े अल जजीरा से लेकर BBC, कजाकिस्तान लाइव, जहाँ जहाँ उन लोगों ने छाप सकते थे, उस बच्चे की वो रोते हुए की वीडियो हर जगह प्लेटफॉर्म पर
अपने मेन स्ट्रीम से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह पूरा का पूरा ऐसे एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया था। देखिए भारत का माइनॉरिटीज़ को कैसे तंग किया गया। दूसरी एक घटना आप शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी, उसी के 10 दिन बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सत्यम शर्मा रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले जिहादियों की भीड़ ने घेर कर चाकुओं से गोद गोद के मारा। रक्षाबंधन से पहले वहाँ के बड़े बड़े प्रधानों को, शायद बहुत से लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी तक नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर वाला सारा चीज़ों को जानकारी थी, क्योंकि वो आप लोगों को ना दिखाया गया ना बताया गया, क्योंकि मुजफ्फरनगर वाली घटना पे शायद उनका कुछ फ़ायदा हो सकता था इसलिए। दूसरा आप लोगों ने देखा, मैंने मेवात में रिपोर्टिंग करी, उसके बाद मेवात दंगों के बाद कई हमारे हिंदू भाई बलिदान हुए उस दंगे के अंदर। उन घर परिवारों पर कितने मीडिया वाले, कितने लोग उनके जाकर परिवारों से मिले। दीपिका ने कहा कि उनकी रीच नहीं होती, शायद वो उनका इतना बात पहुंचती तक नहीं। मैंने गया पानीपत में, अभिषेक के परिवार से मिलने गया, उस परिवार की स्टोरी दिखाई। अगले 3 दिन के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मिलने गए उस परिवार से। सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि पूरा आश्वासन दिया गया कि हम जो अभी तक जो परिवारों ने मीडिया के सामने बताया कि कोई आर्थिक मदद उस तरह से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया था वो नहीं मिला गया। हर तरह की दिखाई गई। कोशिश करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो चाहे बोलना पड़ेगा, साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिट्टू बजरंगी का केस हो, मोनू मानेसर का केस हो, कितने लोग गुजरात के शायद लोग जानते होंगे, शायद मैं नेहा बहन पटेल से मिला था, एक महिला गोरक्षक जो अकेली लड़ रही है। पूरा दिल्ली की मीडिया जानता तक नहीं है कुछ गोरक्षकों के अलावा, के नाम के अलावा, क्योंकि उनकी स्टोरियां किसी ने दिखाई तक नहीं है। मुझे कल खुद वो गोरक्षक महिला नेहा पटेल बहन मिली और वो जेल तक में काट कर आई। तो कहीं ना कहीं मतलब किस तरह की खबरें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, कुल मिलाकर यही है कि हिंदुओं की जिस तरह की खबरें हैं उसको कैसे डाउन कर कर एक जो पक्ष है एक विशेष समुदाय का उसको किस तरह से दिखाना है, ताकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन यहाँ G20 में आने के बाद वियतनाम में जाकर कहते हैं कि शायद माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा रहा है किस तरह से, क्योंकि एजेंडा, क्योंकि बड़े बड़े जो बाइडन जैसे लोग हैं वो अल जजीरा BBC को पढ़ते हैं। शायद हमें कोई देखना पसंद तक नहीं करता वहाँ उन लोगों के बीच के अंदर। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया के लोग हो, चाहे आप सभी लोग, ये एक स्मार्टफोन आज की डेट में सबके पास है, आप लोग लिखिए, बोलिए, साथ खड़े होइए कहीं ना कहीं, ताकि वहाँ तक आवाज़ पहुँचे जो लोगों की आप दबाने की कोशिश जहाँ पर की जा रही है। मैं ऐसा मानता हूँ। थैंक यू सो मच सागर, कम्प्लीटली एग्री विद यू। एज लॉन्ग एज वी हैव अ फ़ोन, आई थिंक हम सब लोग कुछ ना कुछ वो काम कर सकते हैं। जर्नलिज्म के साथ एक फियरलेसनेस हमेशा से एक वर्ड अटैच हुआ है कि जर्नलिस्ट शुड बी फियरलेस। और अजीत आपसे पूछना चाहूँगी, नूपुर के सेशन में भी मैंने देखा राजनीति पर बात कर रहे थे, लेकिन काफ़ी बातें हमारे लॉज और जुडिशरी पर हुई। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे समाज में हमारे जुडिशल ढांचे के लचर होने की वजह से हो रही हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेदर इट इज़ फैमिली, वेदर इट इज़ आर कल्चरल वैल्यूज़, मतलब सब चीज़ों की बहुत बड़ी खिचड़ी बन गई है। लेकिन जहाँ तक लीगल जर्नलिज्म का मेरे ख्याल से मैटर आता है, वहाँ पे सिर्फ आजकल जजमेंट्स को रिपोर्ट करना जर्नलिज्म हो गया है। क्रिटिकल नहीं है कोई भी हमारी जुडिशरी के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं है, कितने भी जुझारू पत्रकार हों वो भी कभी जजेस की जो जजमेंट्स हैं चाहे बिल्कुल भी ख़राब ना हो। एक एग्जांपल नुपुर शर्मा का लिया गया पिछले वाले सेशन में भी कि उनको किस तरह से ब्लेम कर दिया गया। ये इतना ज़्यादा जर्नलिस्ट में जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करने का डर क्यों है अजीत, और आप इस डर से कैसे ओवरकम करते हैं? मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि स्टार्टिंग से ही हमने चाहे फिल्मों के माध्यम से या अन्य तरीक़ों से भी देखा है कि जज का नाम लेने से पहले भी ऑनरेबल, माननीय, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता रहा है। और जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक ये जो मतलब बकैतियाँ करते थे वो सामने नहीं आता था, किसी के वो दिखता नहीं था। हम एक हेडलाइन पढ़ लेते थे और उस पर मीडिया भी बहुत ही कंजर्वेटिव होके कि फलाने जज ने ये केस था ऐसे ऐसे करके, दूसरा एस्पेक्ट पता ही नहीं चलता था कि जो पीड़ित है उसका क्या है।
और कई बार अपोजिट डायरेक्शन में जजमेंट्स हो रही है। वामपंथी बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो फैसला होता है, निर्णय नहीं होता। तो वो जब उनके हिसाब से नहीं होता है तब, बट मोर और लेस हमेशा इसी तरह से होता है कि मतलब न्याय नहीं होता है। यहाँ फैसला होता है, न्याय नहीं होता है। तो न्याय तो जुडिशरी में मिलता नहीं है। जहाँ तक फेयरलेसनेस की बात है कि वही एक ढर्रे से जब चलता आता है ना, तो नो बडी वॉन्ट्स टू टेक द रिस्क। जिसकी भी रोजी रोटी या धंधा जो मालिक है या सीईओ है, उसको अगर पता है कि यार हम बोलेंगे तो कोई रैंडम वकील, मेरे ऊपर पहला कंटेम्प्ट का केस कहाँ से आया पता है? अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को एक फर्स्ट ईयर की लॉ की छात्रा ने पत्र लिखा, लॉयर भी नहीं, लॉ पढ़ने वाली छात्रा ने। सोचिए उसको क्या पता होगा यार कंटेम्प्ट क्या होता है। उसको लगा कि अरे ऐसे कैसे बोल देगा, न्यायाधीश के ऊपर उसके आलोचना कैसे कर सकता है, क्रिटिसिज्म कैसे करता है, गरिमा गिराई, इस तरह की शब्दावली। तो आप सोचिए कि वहाँ से लिया, और 92 साल का था वो बुढ़ा अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल। आप सोचिए 60 साल में कोई भी व्यक्ति रिटायर कर जाता है, उसके बाद 32 वर्ष वो आदमी पानी और पेशाब में मुझे लगता है फ़र्क नहीं कर पाता होगा। और ऐसे लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं नहीं चलाओ, कंटेम्प्ट चलाओ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाओ। जिस व्यक्ति को हिंदी समझ में नहीं आती है, देखिए सटायर जो होता है बहुत ही नुआंस्ड होता है, वो हर व्यक्ति को एक तो सटायर समझ में नहीं आता है, उसमें भी जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है वो हिंदी का कटाक्ष कैसे समझ जाएगा? तो नहीं समझेगा, और उसके बाद वो व्यक्ति इस बात का संज्ञान लेता है कि नहीं मैंने ट्रांसलेट करवाया। आप सोचिए सटायर को ट्रांसलेट करवाया। तो मुझे भी लगता है कि मुझे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके अपना चलाना चाहिए, कुछ कमाई तो उधर से भी हो जाएगी। सटायर डजंट वर्क दैट वे, और वैसे करके ये करते हैं। तो जब एक आदमी पे इस तरह का आता है, जब एक रैंडम जो इंडिविजुअल लेवल पे स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है अजीत भारती, उसके ऊपर आता है, तो कोई मालिक तो डरेगा ही कि यार मेरा एक दिन के लिए बोल दे कि नहीं तुम्हें जो है खाली चलाना है स्क्रीन ब्लैक करके कि हम माफ़ी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से। और इस तरह के एब्सर्ड डिसीजन ही कंटेम्प्ट में आते हैं। उसके मालिक को बुला के बिठा देगा लास्ट बेंच पे कि पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स देखो, इस तरह का। तो वो जो भय है ना, अभी तक किसी के ऊपर एक्सरसाइज नहीं हुआ है उसका परिणाम, फिर भी कि क्या हो सकता है, इस कारण से मीडिया कभी रिस्क नहीं लेती। जब ऑर्गेनाइजेशन रिस्क नहीं लेगी तो रिपोर्टर भी रिस्क नहीं लेगा। वो ट्विटर पे खाली बार एंड बेंच में क्या चल रहा है, जस्टिस जोसेफ स्माइल्स। आप सोचिए कि आत्मा मर चुकी होगी उस पत्रकार की जिसने खाली इतना लिख के छोड़ दिया होगा। उसके बाद कोई हम में से उठाता है कि हाउ इनसेंसिटिव दैट गाय कैन बी, और तब जाके हम उस पर कमेंट्रीज करते हैं, वीडियोज बनाते हैं। उसमें भी माननीय जज ने ये कहा, कथित तौर पे ये कहा, इस तरह के शब्द हम डर डर करके प्रयोग करते हैं। तो मेरा जो था मतलब, मुझे कल भी मेरा एक इंटरव्यू मैंने वो विवेक अग्निहोत्री का लिया था, तो उन्होंने मुझसे यही प्रश्न पूछा। मेरा उसमें उत्तर यही है कि फेयरलेसनेस जब तक एक आदमी खड़ा नहीं होगा ना, तब तक बाकी लोग खड़े नहीं होंगे। अब देखिए जा कर के कि कैसी कैसी गालियां पड़ती हैं इन लोगों को, चंद्रचूड़ के नाम किस तरह से डिस्टॉर्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका क्रेडिट तो मुझे ले लेना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है कि चाहे मोदी हो या चंद्रचूड़ हो, गाली सबको बराबर मात्रा में पड़ती है। कोई एक इंस्टीट्यूशन कैन नॉट एब्जॉल्व इटसेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म कि नहीं नहीं भाई आप हमारा नहीं कर सकते, हाँ हम न्यायपालिका हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो एक आदमी बोलेगा, दूसरा फिर बोलता है, तीसरा बोलता है। आज नहीं तो 4 साल बाद आप देखिएगा जुडिशियल रिपोर्टिंग का चेहरा बदल जाएगा। गुड जॉब, आई थिंक वी विल ऑल गिव द क्रेडिट टू यू अजीत। इस फियरलेसनेस को अडॉप्ट करने के रेपरकशंस क्या होते हैं? सागर आपसे शुरू करूंगी। कभी कुछ थ्रेट्स आए हैं या किस तरह के थ्रेट्स आते हैं एक स्टैंड लेने की वजह से? आप सभी प्लीज थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जो धमकियां हैं वो तो सब लोगों को हमें आभूषण बनाना चाहिए। हर दिन ट्विटर पे गालियां, माँ बहन, गला काट देंगे, ये काट देंगे। अब तो हम थक गए कि हम लिखते भी नहीं कि इतनी धमकियां आ रही हैं। अब तो अधिकारी तक ये बोलने लगे हैं
कि आप लोग इस मिनी पाकिस्तान में मत जाइए। एक नाम मैं बता रहा, मैं आपको उस अधिकारी का, पेट में पेचकस डाल के आतड़ियाँ, आवाज आ रही है? हेलो। जहांगीरपुरी दंगों से जब, उससे पहले तक मैंने जब वहाँ रिपोर्टिंग की तो कहा गया कि पेट में से पेचकस डाल के आतड़ियाँ निकाल लेंगे। अभी हाल फिलहाल में मेरी माता जी ने किसी हस्तरेखा वाले को दिखाया, नूपुर दीदी, और उस हस्तरेखा वाले ने ये कह दिया कि 1 साल के अंदर इसको गोली मारी जाएगी। मरेगा नहीं, हाथ पे लगेगी, ये लगेगी। माता जी जब से इतनी परेशान हो गई है, क्योंकि वो पूछती है ये ट्विटर है क्या, ये कहाँ मिल रही है इसको धमकियाँ, ये कहाँ धमकी वमकी इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, क्यों लोड लेना है। अब दोस्त भी कहने लगे हैं क्यों उड़ उड़ के मेवात के अंदर जाना है, क्यों नूह के अंदर जाना है, क्यों जहांगीरपुरी दंगों में जाना है, क्यों दिल्ली दंगों के अंदर जाना है, क्यों सारा चीज़ें आप लोगों को दिखाना है। तो फिर वही है कि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग गिने चुने लोग, अगर कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स के जो लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पर हैं आज, इस तरह के जो लोग, एक पूरा का पूरा जो एक एजेंडा कुछ लोगों का है, वो पूरा ये कुछ यहाँ पर हैं, आप लोग हैं, इन्होंने पूरा ध्वस्त किया हुआ है। सोचिए कैसे अगर ये लोग ना हो, लिखें, हम लोग ना बताएं, आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे मेवात के अंदर खींच खींच के महिलाओं का बदतमीजी की गई, कैसे पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ करके गोलियां दागियां जा रही थी, कैसे बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें अगर कुछ चैनल्स, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। मामन खान, जावेद खान, एक ऐसा नाम है, नाम मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, उसको नाम उसका आना था, उस लड़के ने सिर्फ इसलिए डर से नाम ले लिया गवाही से कि मामन खान हैं, जावेद खान है, ये बहुत बड़े लोग हैं, हज़ारों करोड़ के लोग हैं, कब मुझे मरा देंगे, कब गोली लगा देंगे। तो सबसे बड़ा डर तो है इस आज की डेट में, सबसे बड़ा हिंदुओं की आवाज़ को उठाना सबसे बड़ा रिस्क वैसे ही है। आप ग्राउंड में हैं, ग्राउंड पे लोगों के बीच में जाना है, चाहे कहीं पर भी है, चाहे वो कितना किलोमीटर है, कौन सा गांव है, कौन सी बस्ती है, वहाँ के बीच बीच में जाकर, और बहुत सारे, सिर्फ हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत यूट्यूब चैनल्स वाले पत्रकार, इतना अच्छा काम वहाँ पर किया उन लोगों ने। बहुत सारे लोग आए भी हैं यहाँ पर, मैंने कल भी उन लोगों के बारे में कहा था, काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ उन लोगों ने की। तो थ्रेट्स से तो अब डर नहीं लगता, वो धमकियाँ तो धमकियाँ हो, डिफेमेशन के केस हो, FIR हो, ये अब चीज़ों से पहले लगता था डर, अब लेकिन हाँ, परिवार ज़रूर थोड़ा सा डरता है इन चीज़ों से कि धमकियाँ मिल रही हैं, FIR हो रही हैं। कोरोना काल के अंदर एक अस्पताल की स्टोरी मैंने की, 20-20 वकील, जिस समय पूरा लॉकडाउन था, 20-20 वकील घर के अंदर आकर नोटिस देना। माता जी को लगता था पता नहीं कौन सा ऐसा कांड करके आया हूँ कि 20 वकील खड़े हैं घरों के नीचे, सारा चीज़ आने के बाद। तो अब वो कुल मिलाकर डर शायद निकल गया अब। आई थिंक एक डर जो शायद सब लोगों को जिसने बहुत ज़्यादा झकझोर दिया था, वो नूपुर का केस था। नूपुर, सो इफ़ यू वांट टू ऐड दैट ऑन टू My case or Nupur? Nupur's case, along with what kind of threats or what kind of Nupur Sharma. yeah. In Nupur Sharma's case, since this panel is पत्रकारिता के बारे में है, एक पत्रकार ने भी आज तक ये सवाल नहीं पूछा ऑन टेलीविजन कि नुपुर शर्मा ने गलत क्या बोला था। आप फैक्ट चेक करिए, अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, कुछ फैक्चुअली गलत बोला है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि आई लाइक माई हेड अटैच टू माई टॉर्सो, लेकिन मीडिया को ये पूछना चाहिए था कि उन्होंने क्या गलत बोला। जाकिर नायक ने भी सेम बोला है, कई ऐसे इस्लामिक प्रीचर्स हैं जिन्होंने सेम बोला है, और ये न्यूट्रलिटी के चौंगे के पीछे चुप के बैठ जाएंगे कि हमने तो बोल दिया कि उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसने ऐसा ऐसा बोला, उसको मारने की धमकी दी जा रही है, हमने खबर दिखा दी। एक वन लेडी, वन वुमन, उनको गैंग रेप थ्रेट्स, बिहेडिंग थ्रेट्स फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड आ रहे थे, और जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी के कितने लोग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, हाउ मेनी पीपल स्टूड अप फॉर हर, एंड दैट इज़ द बेन ऑफ जर्नलिज्म टुडे। आज
जो ये आप जस्टिस जोसेफ की vis-a-vis, if I may just add, I think if not less, there would be at least 50 to 100 articles written on how Rana Ayub is threatened, you know, all the time. So it's just शी इज़ अ डिल्यूजनल पर्सन. वो उसका छोड़ ही देते हैं, वो तो शी इमेजिन्स थ्रेट्स, सो शी इज़ क्वाइट डिल्यूजनल. बट नुपुर शर्मा's केस वॉज फॉर ऑल टू सी, क्योंकि सर तन से जुदा के जो नारे लगते हैं वो हाइपोथेटिकल नहीं होते हैं. हमने देखा है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ महाशय राजपाल, और तब से एक ही पैटर्न चला आ रहा है कि पहले मुसलमान हिंदू को इंसल्ट करेगा. महाशय राजपाल के समय भी यही हुआ था. 2 किताबें लिखी गई थी जो हिंदुओं के खिलाफ थी. नुपुर शर्मा के केस में भी यही हुआ. तस्लीम रहमानी ने बैठ के हिंदुओं के खिलाफ बोला, शिवलिंग के खिलाफ बोला. जब महाशय राजपाल ने जवाब में एक किताब छापी तो उनका मर्डर हो गया. इस्लामिस्ट बिहेडेड हिम. नुपुर शर्मा ने जवाब में कोई बात बोली तो उनको डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए. नो, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ जर्नलिस्ट हु स्टूड अप फॉर हर. एंड शायद जर्नलिज्म से सबसे उससे भी बुरा उनके साथ हुआ कि हमारी जुडिशरी एंड द स्टेट, आवर गवर्नमेंट गेव अप ऑन हर. Everybody gave up on her. The judiciary sat there and said that you are a woman with a loose tongue. You have set the nation on fire. उनको बोला गया कि कन्हैया लाल के beheading की responsible वो है, not the 2 Islamists, not the 2 jihadis who then made a video with the blood dripping knife. उनके beheading के लिए नुपुर शर्मा को responsible. We had written an article and I had questioned कि आप आए दिन रोते रहते हैं. The judges keep crying almost on a daily basis कि हाय हम तो जजमेंट देते हैं तो हमें थ्रेट्स मिलते हैं, हमें गालियाँ मिलती हैं, आप समझ नहीं सकते हमारा कितना मुश्किल काम है, हमको डर लगता है, हम अपने बेटे बेटी पोतियों को देखते नहीं है दिन दिन तक. मतलब क्या करते हैं भगवान मालिक है. लेकिन हाँ, 2 महीने वेकेशन पे जाके भी बेटियों को नहीं देखते. तब उनको शायद पूछना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे 2 महीने. राहुल गांधी के साथ जाते हो थाईलैंड वाइलैंड कहीं. बट द पॉइंट इज कि वो खुद रोते रहते हैं कि उनको थ्रेट्स मिलते हैं. ट्रिपल तलाक के बाद थ्रेट्स मिले थे जजेस को. एंड क्या इस कंट्री की जो जनता है, as हिंदूज एंड as जर्नलिस्ट स्पेसिफिकली, डू वी हैव द टेमेरिटी टू स्टैंड अप एंड से कि आपकी भी ज़बान लूज है क्या कि आपको थ्रेट्स मिलते हैं? इज़ योर टंग लूज? इज़ द जुडिशरी टंग लूज? इज़ द जजेस टंग लूज कि आपको जजमेंट के बाद थ्रेट्स मिलते हैं? आपको थ्रेट्स मिले तो उसके ऊपर पूरी द इंटायर गवर्नमेंट और पूरी पुलिस सर्विस को एक टांग पे नाचना चाहिए. एक महिला को थ्रेट्स मिल रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आई कि उनको बोल दिया कि आप खुद के थ्रेट्स के रिस्पॉन्सिबल हो. एंड नोबडी बॉदर्ड टू आस्क व्हाट डिड शी से रॉन्ग. फैक्चुअली आप प्रूव करिए, आप अपनी किताबों में दिखाइए, आप अपने रिलीजियस बुक्स में देखिए, आप अपने खुद के प्रीचर्स से पूछिए, आप जाकिर नायक से पूछिए, आप तो उनको तो बड़ा मानते हैं. तस्लीम रहमानी इज़ फ्रॉम PFI, he SDPI. He has images with Turkey's NGO which is directly linked to Al-Qaeda. आप उनसे पूछिए ना, आप अलकायदा के लोगों से पूछिए कि ये सही है कि नहीं. आपके ग्रंथ तो नहीं बोलते, उनको जो भी बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ, किताब आपके किताब में, हाँ किताब, आसमानी किताब में कहीं पे भी, आसमान से कहीं से भी आया हो, उसमें लिखा हुआ है क्या? सो the problem is that when injustice becomes the order of the day, saying the truth in itself is an act of bravery. And yes, my issue far more with the judiciary or the journalists and the media fraternity was that हमारे हिंदू समाज से ही लोग पूछ रहे थे कि ज़रूरत थी क्या बोलने की? नुपुर को ऐसा बोलना चाहिए था क्या? शायद नहीं बोलती तो जान पे नहीं बनाती. That's not fear psychosis. That's not fear psychosis. That's being neutered for hundreds and hundreds of years. ये नापुंसकता है. अगर आपको एक लेडी को पूछना पड़ रहा है कि तुमको ज़बान खोलने की ज़रूरत थी क्या, तुमने ज़बान खोली इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है. What is different if you say that you're wearing short clothes, that's why you're getting raped?
There's no difference in the two sentences. And therefore, Nupur Sharma's case should go down in history as the biggest black spot in the name of the judiciary, in the name of the government, in the name of the police forces, and in the name, I'm sorry to say, the Hindu Samaj at large. Not the people who came out on the streets and protested. I'm not talking about them. But those elites जिनको लगता है कि बजरंग दल सिर्फ वैलेंटाइंस कपल को मारने के लिए बने हैं, जिनको लगता है कि नुपुर शर्मा चुप हो जाती तो शायद कन्हैयालाल मरते नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए. It is a black spot on their existence. And this realization has to sink in for any sort of conversation ahead on freedom of expression, freedom of speech and the respect for women. जब तक नुपुर शर्मा इंडिया में कहीं पे भी घूम नहीं सकती है विदाउट द थ्रेट टू हर लाइफ, जब तक उनको सिक्योरिटी में बैठना पड़े, जब तक उनको गुमनामी में बैठना पड़े, किसी को भी इतनी शर्म आनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड विमेंस राइट्स के बारे में बात करने के लिए. थप्पड़ मारना चाहिए अगर कोई मुंह से बोलता है कि वी बिलीव इन विमेंस राइट्स, वी बिलीव इन स्टेट क्राफ्ट, वी बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी बिलीव इन द जुडिशरी. खींच के तमाचा मारना चाहिए. Till Nupur is not safe. We are running a little short of time, Nupur, but just very quickly and probably along with the threads, if you can also add Rahul and Ajit. एक नया ट्रेंड जो देखने को आया जो कि नूपुर शर्मा के केस में भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया था, इज देयर आर स्पेसिफिक जर्नलिस्ट हु कॉल देमसेल्व्स जर्नलिस्ट टारगेटिंग अदर जर्नलिस्ट्स, you know, through situations like these, right? And then actually they don't mind even if it comes to a situation जहाँ पे किसी की जान को खतरा हो जाए. What is this trend and why is this happening? If you could also add, Ajit and Rahul, threats you receive and this targeting of journalists by the other journalists because of ideologies basically. वो वही अभी नुपुर बता रही थी ना अपने स्टेटमेंट के पहले हिस्से में कि जैसे न्यूट्रल शब्द का प्रयोग वो करते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. तो जिनको जो बोलना चाहिए था इस पूरे प्रकरण पे, चाहे नुपुर शर्मा वाला हो या नूह, मेवात, दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे या जो भी इस तरह का होता है, उस पे ये लोग बोलेंगे क्या, इनके सामने प्रश्न आ जाता है. क्योंकि उसमें तो एक ही पक्ष है, दंगे नहीं होने चाहिए. कल या परसों गुजरात के ही किसी शहर में पत्थरबाजी हुई है, तो आप बताइए खेड़ा में, तो अब उसमें तो दूसरा पक्ष है ही नहीं ना. उसमें वीडियो दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर आ रहा है. उसमें अब जो लेफ्ट वाले जर्नलिस्ट हैं, लेफ्ट या लेफ्ट नहीं, वो बोलेंगे क्या. अब ये भी तो घिस चुका है ना कि नहीं वो अनपढ़ हैं, वो गरीबी में है, प्रताड़ित हैं, इसलिए उन्होंने पत्थर उठा लिया. अब ये भी nobody buys into that kind of shit. तो अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरे पे जो क्वेश्चन कर रहा है उसको तुम नफरत फैला रहे हो, तुम हेट फैला रहे हो. तो ये भी अब मुझे लगता है कि nobody believes in that particular shit as well. उसमें भी किसी को विश्वास नहीं, सब जानते. इसीलिए ये लोग, रवीश कुमार को अगर 6 लाख व्यूज़ आ जाते हैं या वो एक पोस्ट लिखता है, कमेंट 1600 आ गए, आप जाके पढ़िए 1400 कमेंट गालियां होती हैं. तो किसी को ये लगता हो ऊपर से कि अरे रीच बहुत अधिक है, इंगेजमेंट बहुत अधिक है, तो क्वालिटी ऑफ रीच देखिए कि कोई गालियां सुन रहा है. उससे बढ़िया तो वेश्या है कि कम से कम वो बोलती है कि मैं वेश्या हूँ, मेरे यहाँ आप आनंद करने के लिए आइए, मुझे देखिए, सराइए, नाचते देखिए. उसमें सत्यनिष्ठा है. लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो एकदम पुजारन हूँ और मैं संध्या और प्रातः पूजन करती हूँ और भीतर में कुछ और ही चल रहा है इनके. तो इस तरह के लोग हैं. अब यहाँ पे मतलब मूलतः वही बात है कि जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, देन यू स्टार्ट टू अटैक द अदर साइड. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली आपके स्टेटमेंट को फिर ये 14 पत्रकार का जो लिस्ट निकालते हैं वही है ना कि ये हेट फैलाते हैं. वो हेट नहीं फैलाते, वो एक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन केसेस पे. तो बोल दिया जाता है कि नहीं तुम समझे नहीं, हिंदू है वो तो मरना जायज है उसका, मुसलमान के हाथ में गन था, पत्थर है, मुसलमान माइनॉरिटी के ऊपर ये नहीं, टिरनी ऑफ माइनॉरिटी
जो हम लोग झेल रहे हैं, तो वही ये चल रहा है, उसी तरह से लोग चला रहे हैं। बाय द वे, आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, काजल हिंदुस्तानी, शील बी अप नेक्स्ट इन द पैनल. शी इज़ द लेटेस्ट टारगेट एंड शी हैज़ बिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड शी इज़ बीइंग हाउंडेड, शी इज़ बीइंग अब्यूज्ड. उनके सिंपल बातों को जब वो हिंदू हित की बात कर रही है, शी इज़ टॉकिंग अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट हिंदूज, शी इज़ बीइंग written about extensively, lied about extensively and getting threats extensively. So the pattern of targeting Hindu women never stops. So I just wanted to make that limited. Sorry, Rahul, please go on. हाँ इन लोगों ने लगभग सारा कुछ इनफैक्ट cover राहुल, कर ही आपके लिया। प्रोफाइल से इस क्वेश्चन में थोड़ा और ऐड हो जाती हैं चीज़ें, बिकॉज यू आर रनिंग एन एंटरप्राइज, यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू आर इनटू दिस विद a lot of monetary thing into it. How do you deal then with that? Because then there could be probably financial repercussions as well. बिल्कुल, आई मीन जो थ्रेट्स होते हैं, कोई भी लीगल वगैरह खर्चे जो होते हैं, मतलब एक केस हो गया, उसके पीछे लिटरली हज़ारों कभी कभी लाखों आपके चले जाएंगे, तो फिर आप ऐसे में कोई भी बिजनेस कैसे चला पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि मैं गुजरात में बैठा हूँ, जहाँ बिजनेस या धंधा बुरी बात नहीं है भाई, वो चलाना है उसको। अगर उसमें कोई रोड़े अटकाएगा तो फिर जर्नलिज्म भी, उसका भी बिजनेस है। जर्नलिज्म एक अपनी जगह एक अच्छा काम है, मिशन है, जो भी है, लेकिन एक मीडिया हाउस चलाना बिजनेस है। तो ये डर तो जायज़ रहता ही है। एक तो एडेड जो हो गया सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी की, जैसे सागर ने बात की, या नूपुर को भी आए दिन हजार तरह के थ्रेट्स आते हैं। अजीत के लिए तो खैर आई कैंट इमेजिन को क्या क्या आता होगा। तो इसमें ऑब्वियसली जो पर्सनल और फिजिकल थ्रेट्स हैं, उसके अलावा एक बिजनेस हाउस चलाने का काफ़ी रहता है। किस किस से आपके रिलेशंस आपको बना के रखने हैं, वो ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि ये बड़े अच्छे तरीके से खेल खेलते हैं, है ना। ये इनका कोई एक जगह से अटैक नहीं आता ना। ये जो पता नहीं कैसे हम लोगों में से किसी ने अभी तक वो शब्द यूज़ नहीं किया, इकोसिस्टम। तो इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें सिर्फ वो एक जर्नलिस्ट नहीं है या एक वो ट्विटर वाला नहीं है जो आप पे अटैक कर रहा है। वो पता नहीं और नीचे नीचे से और क्या क्या 50 चीज़ें और कहाँ से चल रही हैं जो कि सामने नहीं दिखती लोगों को। तो वो थ्रेट जो है वो तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो उसमें तो सच में काफ़ी बड़ी अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि ये किया। अब जैसे अजीत को जुडिशियरी के लिए ये सब बोलना पड़ा, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में वो एक्टिविस्ट नहीं है जो बोलें। करेक्ट। वो ऐसा नहीं है कि ये बात सही है कि ये लाइव लॉ, बार एंड बेंच, ये अधिकतर सब लेफ्ट लीनिंग ही हैं, और ये कोई जजमेंट का इस तरह का कोई बहुत, जैसे अजीत जितना मुखर होकर बोलता है उतनी तो खैर उनकी औकात ही नहीं है, लेकिन वो किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म भी कर सकें, वो क्रिटिसिज्म की उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब उन्हीं के बंदे तो बैठे हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं हैं, और ये पता नहीं दशकों से होता आया है। जो दारा सिंह का केस था, ग्राम स्टेन्स को जो जिंदा जला के मारा था, उसमें जो हाईकोर्ट की जो रूलिंग थी, उसमें सिर्फ जज ने मौखिक तो नहीं, हाँ आई थिंक मौखिक नहीं, रूलिंग था तो रिटन ही होगा, उसमें लिखा था, हाँ राइट, रिटन रूल में लिखा था कि ये सारे जो धर्मांतरण को देख के दारा सिंह को काफ़ी गुस्सा आया कि जिस तरह की बातें वो बोलते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हो, आज एक मेन स्ट्रीम में पॉलिटिशियन बोलता है सनातन धर्म को ख़त्म करना है, तो धर्मांतरण के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। तो उसको तो जज ने लिखा कि दारा सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, उसने कोई जस्टिफिकेशन, जस्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो रूलिंग में था। उसके बाद इनका पूरा जो लॉयर्स वगैरह का, जजेज वगैरह का इकोसिस्टम है, उन्होंने हंगामा मचा दिया। अब तो ये 20 साल से ऊपर की बात हो गई, और उसके बाद हाई कोर्ट को वो एक्सपंज करना पड़ा रूलिंग से। तो ये आप 20-25 साल, अभी आप देख लीजिए, ये जिन्होंने राम मंदिर के वक्त दिया, जो पिछले CGI थे, गोगोई के खिलाफ कैसे कैसे बातें बोला। ऐसा थोड़ी है कि, लेकिन इनके पत्रकारों को नहीं बोलना पड़ता। ये 1 रुपए में निकल लेता है प्रशांत भूषण क्या क्या बोल के। तो वो हमारी तरफ उस तरह के इकोसिस्टम वाले नहीं है, तो अजीत को बोलना पड़ता है सीधा।
तो है ना, तो इनके पत्रकारों को वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास प्रशांत भूषण और पता नहीं कौन कौन है। वो हमारे पास उसकी कमी है, जो कि धीरे धीरे है, ऐसा नहीं है। अभी ऑप इंडिया नहीं तो हम तो कंगाल ही हो जाते। वो महेश जेठमलानी फ्री में हमारे लिए केस लड़ रहे हैं, हमारी क्या औकात हम उनको वो करें अफोर्ड करें। तो हमें भी कुछ कुछ सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन मेन बात वो इकोसिस्टम वाली ही आ जाती है कि उससे ये जो जो डर है, ये डर आपको एक्चुअल में घाटा पहुंचा सकता है। वो इसलिए है कि हमारे पास उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम या इकोसिस्टम नहीं है। आई थिंक वी आर completely out of time, but मैं कुछ questions ले लूँगी, but before that very quickly थोड़ा सा personal question हो सकता है, but please tell me your favorite news platform or a news journalist, anybody who you really admire. I know in this spot, लेकिन फिर भी anybody who you really admire, कोई भी. there are 4 people right now. 2 current ऑप इंडिया है, 1 former ऑप इंडिया है. What answer are you expecting? As an individual. नहीं, मैं 2-3 अपार्ट फ्रॉम, मतलब ये तो बायस्ड ही हो जाएगा ऑप इंडिया का मैं नाम लूँ तो, उसमें से एक तो सागर है। मतलब क्या होता है, कई लोग जो है ना, आप अनसंग हीरो कह लें या जो भी कह लें, उनको उस तरह से कभी हाईलाइट नहीं किया जाता है। उनका काम एक ही तरह का है, हर बार एक ही तरह का काम करता है, लेकिन वो काम करना आवश्यक है। सागर कर रहा है, या फिर स्वाति गोयल शर्मा है, ठीक है, वो उनका दलित को लेकर के एक टिल्ट है, बट उसकी भी रिपोर्टिंग आप देखेंगे वो कहाँ तक जाती है। वो बॉर्डर तक चली गई, जैसलमेर में वो प्रवासी पाकिस्तानियों का था। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों, कई बार क्या होता है ना कि पहुंचना भी अपने आप में एक अचीवमेंट आप मान सकते हैं, और पहुंच करके ऑप इंडिया का ही एक एक्स एम्प्लॉय है केशव मलान करके, उसके वीडियो कभी कभी वायरल होते हैं। वो भी यार 15-20 मुसलमानों के बीच खड़े होकर के और उसको पूछना कि तुम्हें दिक्कत क्या है, इस तरह से, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो ऐसे यंग इंडिविजुअल्स तो काफ़ी, अभी तो मुझे 2-3 नाम याद आए, बट जिस रिलेंटनेस, मतलब एकदम सतत निरंतर लगातार जिस प्रखरता के साथ कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक सागर, तो सागर के लिए एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए। Rahul, yours. नहीं, व्हाट अजीत सेड इज़ वेरी राइट, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमने बनाया, ओपिनियंस उस पर हमारे जो रहे उसके कारण काफ़ी पॉपुलर हम हुए, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुए। लेकिन जो ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट लाने की जो बात है, उसका कोई अब हमारा भी रहता है। नूपुर खुद गई थी नूह में, तो वो काम जो भी कर रहा है, जो अजीत ने जो भी नाम लिए, और जो भी शायद पॉपुलर ना हुआ, अच्छा हो कल पॉपुलर और हो जाएं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और यहाँ भी अगर कोई लोग बैठे हैं तो वो जो ग्राउंड में जाकर रिपोर्ट करने का और जो स्टोरीज लाने की जो बात है, वहाँ पे बहुत बड़ा आप हिम्मत देंगे सबको, और ये बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारी विचारधारा को। क्योंकि वो एक चीज़ हम लैक करते हैं कि हमारे लोग जाएं और ग्राउंड से रिपोर्ट्स लाएं, स्टोरीज लाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी। अभी तक तो हमारा ओपिनियन और वो था, बीच में कोविड आ गया तो ऐसे ही सब घर में बैठे हुए थे, तो अब हम भी निकलना हमने भी शुरू किया है। तो अजीत ने जो कहा वो है, वो अधिकतर नाम ले ही लिए। Any favorites? I very recently tweeted for Sagar. I genuinely appreciate his work, and I genuinely believe that ground पे बहुत लोग जाते हैं, but एक focus तरीके से getting the stories that you believe impact the lives of the people you're fighting for, it takes a lot of courage, it takes a lot of grit, and it takes a lot of focus which most journalists don't have. Most journalists we are junkies. We are like, I'm sure you'll agree with me, we are like addicts. We need a new story every day to pursue. But the dedication with which Sagar works, how humble he is as a person, अगर यही ये लेफ्टिस्ट होते तो आज शायद इनको मैक्स से अवार्ड मिल चुका होता. So I have immense respect for him.
और भी जितने नाम अजीत ने भी लिए, देर इज स्वाति, देर इज अ लॉट ऑफ अदर many other journalists, including yourself, because you are also fighting a battle that nobody else is fighting. So I think a lot of journalists are doing great work, but I have a personal soft spot for Sagar because he's authentic and he's humble and he's very dedicated. सागर तुम तो अपना ही नाम ले दो फिर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अजीत भाई, राहुल भाई। लेकिन ठीक है, बहुत प्यार आप लोग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो आयोजन कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा 5 मिनट का समय चाहूँगा। कुछ साथी यहाँ पर दिल्ली से, यूट्यूब से, गुजरात से आए हैं, वो कृपया मंच पे आ जाएं। यूट्यूब वाले पत्रकार जो हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ लगाना इसलिए ज़रूरी है, यूट्यूब लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, यूट्यूबर है, लेकिन जितने ग्राउंड पे मेहनत ये लोग कर रहे हैं, अजीत भाई ने कई नाम लिए हैं, बहुत सा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ट्विटर पर आ गए, बड़े मेन स्ट्रीम पर आ गए, लेकिन इतनी मेहनत ये बच्चे कर रहे हैं ना, ये बाइक से जा रहे हैं, नू मेवात दंगा, ये फरीदाबाद महापंचायत होती है 128 किलोमीटर। एक लड़के का घर द्वारका के अंदर है, सुबह 5 बजे वो उठकर महापंचायत कवर करने के लिए गया। उसके बाद में उनकी शक्ल देखी हम लोग, हम भी थोड़े लाल टमाटर जैसे, हम भी गोरे चिट्टे हुआ करते थे, धूप के अंदर दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए। वो बच्चे अगर शायद है नहीं यहाँ पर, लेकिन जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए। जो हमारे यूट्यूब पर पत्रकार हैं, उन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। वो चैनल्स बना रखा है, वो छोटे छोटे चैनल्स बनाकर जो मुद्दे भी हैं वो उठा रहे हैं। वो अपना गली मोहल्लों के अंदर जाकर, एक मैंने वीडियो ट्वीट की थी अभी, सवाल पूछा था नूपुर दीदी उन्होंने किसी मुस्लिम से, बुलडोजर चलने पर उस मुस्लिम ने उस बच्चे के ऊपर बाइक चढ़ा दी थी। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। मतलब इतना ज़्यादा रिस्क वो लोग ले रहे हैं, लेकिन उनकी शायद चर्चा कम होती है क्योंकि वो हीरो हैं वो हमारे लिए, और हम लोग बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। शायद वो लोग आ रहे हैं, वो 2-3 हैं यहाँ पर, तो एक बार इन लोगों के लिए ताली बजा दीजिए। ये जो लड़का रेड शर्ट में जो आ रहा है, आपने अगर मेरे नू मेवात के अंदर देखा होगा, जिस लड़के से मैं बात कर रहा था, इस लड़के की गाड़ी पर पथराव हुआ था। तो ये लोग हैं जो, और ये सिर्फ यहाँ पर किस लिए आए हैं सोचिए, ये नूपुर दीदी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, ये अजीत भारती भाई का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, ये राहुल रोशन भाई का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। इनके मैसेज देखिए, ये लोग हमें हीरो मानते हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। मतलब इसने अजीत भाई, इन्होंने कहा कि अजीत भाई का मुझे इंटरव्यू चाहिए, नूपुर भाई का इंटरव्यू चाहिए, ये हीरो हैं। इन लोगों का तारीफ बजनी चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े ये चैनल से नहीं है, ये एनडीटीवी के, शायद जैसे कहा अभी मुझे मैक्सेस से मिल सकता था। अगर ये जितनी मेहनत इन लोगों के देखिए, मिलियंस में व्यूज जाते होंगे, लेकिन आप इनका नाम तक नहीं जानते हैं, नाम तक भी नहीं जानते होंगे, लेकिन इतनी मेहनत इसके ऊपर बाइक चढ़ाई गई है। ये अंकुश है, इसके ऊपर अंकुश आयुष, सॉरी नाम भी माफी यार, इसके ऊपर पथराव किया गया, जो मेरा वीडियो थी वायरल थी, जो सारी चीजें हैं। तो ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करिए। ये अपनी ट्रेन से आया, हम लोगों को बुरा लग रहा था कई बार, तो थोड़ा सा हमने कहा यार हम लोग वो होटल नहीं, क्योंकि हमारे भाई लोग हैं, हम भी इनके साथ रुकना चाह रहे थे, तो इन लोगों ने प्यार करते हैं, नहीं आप लोग वहाँ रुकिए, आप होटल में से रुकेंगे। फ्लाइट का टिकट हम लोगों का थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं, हम लोग भी बिल्कुल कोरे, वो लोग हैं बिल्कुल ग्राउंड पे। ये लोग सारे बाइक से रिपोर्टिंग करने वाले हैं, इनके पास गाड़ी तक नहीं है, और ये इससे रिपोर्टिंग करते हैं लोग। ये कैमरा नहीं है, ये इनका औजार है, ये अपने फ़ोन से ही रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं, और वो रिपोर्टिंग ये लोग कर रहे हैं। आप इनकी रिपोर्टिंग को अगर देखेंगे तो यकीनन इनका काम के जज्बे का, और इनको सैलरी के लिए मैं बताना नहीं चाहता बेचारे किन किन मात्र पे ये लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब ये सैलरी के लिए। इनके मालिक अगर जो बात सुन रहे होंगे तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ाइए, इनके लिए ये जो कुछ कर रहे हैं, जितना काम इनके लिए, गाड़ी, कैमरामैन, कुछ तो कम से कम करना चाहिए। कई बार इस बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इंश्योरेंस भी नहीं है, मैं जानता हूँ इसके पास कुछ, तो एक बार इन लोगों का ताली मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद। अगर आप लोग कुछ एक ज़्यादा नहीं, क्योंकि आयोजन काफ़ी और भी है, थोड़ा सा कुछ कहें। सागर जी, जिस तरह से आपने इन्हें सराहा है, हमारे ऑर्गेनाइजर्स की टीम भी इन्हें सम्मान करना चाहती है, जो जिनका इंटरव्यू, अजीत जी का इंटरव्यू लेने आए हैं उनके हाथों से, और मीडिया की पूरी जो टीम अभी ऊपर है, आप पैनलिस्ट के हाथों से हम इन सबको सराहना चाहते हैं। ज़ोरदार तालियां हो जाए प्लीज़।
बहुत ही अद्भुत ये सेशन हमने यहाँ देखा और जिस तरह से आपने इन्हें सराहा, हम भी तालियों के साथ फिर से एक बार, जोरों वाली तालियों के साथ, और पीछे से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, फिर से एक बार हो जाए। क्या बात। एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं हम और ठीक है? राम राम सभी को। ट्विटर पे एक फैक्ट चेकर है, मैं बताऊंगा नहीं किसका है, पर मेरा क्वेश्चन आप सभी से, आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। पिछले सप्ताह भर पहले ही हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो भूतपूर्व बॉलर है वेंकटेश प्रसाद जी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली जुबैर और उसके पूरे गिरोह की बजा डाली है। उन्होंने कुछ ट्वीट किया था बीसीसीआई में करप्शन को लेके, तो जुबैर ने कुछ उनको गुगली डाली, उन्होंने पूरे उसके गैंग को लपेट दिया। तो उन्होंने, जैसे उनकी हैबिट है, ये जो क्लिप कटवा है उसकी हैबिट है, उसने उनके जो अकाउंट मैनेज करता है, अमृतांशु गुप्ता करके है शायद उसका नाम, तो उसकी पूरी डॉक्सिंग करके उसने डिटेल पब्लिक में कर दी। जैसे उसने पहले प्रीवियस वीक में भी किया था, कोई बच्चे का पूरा डिटेल ही उसने बाहर कर दिया था, उसके ऊपर उसकी एफआईआर भी हो गई। उसने नूपुर शर्मा के केस में भी सेम किया, उसकी रीसेंट टारगेट अपना काजल दीदी है। तो इन लोगों को हम काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं? काउंटर वही है, आप लोग ने जिस तरह से जुबैर के पर्याय शब्द कुछ लोगों ने बताए, वही काउंटर है। तो बस वही, ट्रोल का जवाब ट्रोलिंग से ही होता है। इसलिए बहुत सारे लोग हमारी विचारधारा के हैं, वो बोलते हैं अजीत भारती आपकी भाषा जो है उतनी अच्छी नहीं है, आप जो है आपको थोड़ा सा सौम्य होना चाहिए, लोग सीरियसली लेंगे। मुझे तो काफ़ी लोग सीरियसली लेते हैं, इतने लोग सीरियसली बैठ के सुन रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। हम लोग दिनकर की एक मतलब लेख था, उसी में ये लाइन थी। तो जो जिन्हें 2 रुपीज़ ट्रोल और ये सब बोला जाता है ना, तो चाहे जुबैर हो या जो भी हो उस तरह के लोग, उनके टाइमलाइन को फ्लड कर दो। जिस तरह से जिस क्षेत्र के आप हैं और जहाँ भी उस जो भी आपकी भाषा शब्दावली में जो भी प्रयुक्त होता है ऐसे लोगों के लिए शब्द, बिना खौफ के, अब तो एलॉन मस्क के पास ट्विटर है, अब तो जैक डोर्सी के पास है नहीं, तो इसका एक ही है उपाय। और इसका देखिए इंस्टीट्यूशनल जवाब नहीं है, केस आप कर नहीं सकते हैं। केस करोगे तो वही आपका पोपट बन जाएगा जो 2 बार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का बन चुका है। आप नहीं कर सकते अनलेस केस बनाइए ढंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाइए उस पर कि तुम्हारे ट्वीट लिखने के कारण क्या क्या हो रहा है आगे। 6 लोग जो है आगे मर गए, तो पुलिस अपना जांच करे, कनेक्शन क्रिएट करे, उमर खालिद टाइप यूएपीए या जो भी है इस तरह का करे, तो वो है। दूसरा मतलब सबसे सही उपाय यही है कि इनको इतना फ्लड करो अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नमस्ते सर, मेरा नाम महेश पुरोहित है। बॉलीवुड और मीडिया को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। आप कहाँ पे हैं? आप दिख नहीं रहे। यहाँ पे हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, ओके, सॉरी। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो नेक्सस रहता है बॉलीवुड और मीडिया का, जैसे कि हमारी जो कितनी फिल्म पिछले 2 साल में इनके ना मदद के बिना भी हिट हुई, जैसे कि द कश्मीर फाइल है या फिर द केरला स्टोरी है या गदर 2 भी फिलहाल हिट हुई। तो ये जब ये फिल्में हिट होती है, जनता हिट करती है, तो ये मीडिया का एक अलग ही स्टैंड रहता है। जैसे कि गदर 2 अभी हिट हुई तो उसके दूसरे दिन ही इनकी कुछ सनी देओल की SBI बैंक का कुछ लोन वगैरह निकाल दिया इन लोगों ने, या फिर ये कर लेते। उससे सीधा उल्टा ब्रह्मास्त्र ले लो या फिर कोई भी फिल्म जवान ले लो या फिर पठान ले लो, तो ये लोग इतना फ्लो करते हैं। तो ये नेक्सस का एग्जैक्टली कोई तोड़ है या फिर ऐसे ही चलने वाला है इनका नेक्सस? फिर वही जवाब है, 10 ट्रोल हैं तो आपके पास 20 ट्रोल होना चाहिए। उनका नेक्सस है, आपके पास बड़ा नेक्सस होना चाहिए। और जो बार बार हमारा जो नॉन लेफ्ट वाले इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इकोसिस्टम यार उनका 150 वर्षों का है, हमारा 10 वर्ष भी नहीं हुआ है। और उसमें भी
इंस्टीट्यूशनल फंडिंग लगती है। वो हम लोग 5 आदमी इकट्ठा बैठ गए, ये इकोसिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ कुछ व्यावसायिक जो उद्योगपति हैं उनका समूह हो या कोई संघ हो, कोई पार्टी हो, ये जब तक निस्वार्थ भाव से कि अजीत भारती इतना पैसा लो, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये अप्रोच जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आपके पास ना तो 10 लॉयर्स का ग्रुप होगा, ना 10 पत्रकार का ग्रुप होगा, मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होगा। मीडिया में भी आपके लोग नहीं होंगे। तो वो क्रिएट करने के लिए आपको संस्थागत फंडिंग की आवश्यकता होती है। अर्थतंत्र जब तक हमारे लिए सुदृढ़ नहीं होगा, जिसमें आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काउंट मत कीजिए, ये विचारधारा की लड़ाई। इसमें टेंजिबल जो है ना, पकड़ सकने योग्य परिणाम नहीं आएंगे, इनटेंजिबल ही रहेगा। तो उसके लिए एक तो जिगर चाहिए, वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी डेवलप हुआ है उस हिसाब से। तो इकोसिस्टम शब्द के रूप में तो बन गया है ECOSYSTEM, बट उसमें जान फूकना, पैसा लगाएंगे तो जो आप बात कर रहे हैं नेक्सस का, वो तो मिनट भर नहीं टिकेगा। लोग दिखाई दे रहे हैं बिजनेस करके किसका। पठान साला खुद ही खरीद के टिकट खुद ही हिट करवा रहा है, वो मंगल ग्रह पे भी चल रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, पेपर में मज़े लेने के लिए बोल दो 1000 करोड़ हमने कमा लिए, तो ठीक है, कमा लिए, रखो जेब में, क्या फ़र्क पड़ता है। All right, I'm so sorry, हम लोग नहीं और कोई भी क्वेश्चन ले पाएंगे because the organizers have told me that we are extremely running out of time. So thank you so much all of you and thank you so much to all of you. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।